तो ये सलमान खान के लिए संदेश है। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तू थर्ड क्लास आदमी है सलमान खान, थर्ड क्लास एक्टर है तू, घटिया इंसान है, नपुंसक है तू। क्या किसी की जिंदगी बताएगा? एक बच्चा तो पैदा कर नहीं सकता। अब वो जाके बिग बॉस पे बोलते हैं, मेरी नीयत बता रहे हैं कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। तो दोस्तों काम किया करो। वो अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है। ये मनोरंजन का विषय नहीं है जिसमें इन्होंने हीरोइन ले ली है और रोमांस दिखाएंगे। ये वहां पे भी अपनी टाइगरगिरी दिखाएंगे। इस जैसा निकम्मा जो अपने काम पे एहसान करता है, ये तो थर्ड क्लास फिल्म होगी। आने दो थिएटर में, देख लेना। घर में घुस के पब्लिक ने नहीं मारा ना इसको तो मेरा नाम बदल देना। सलमान तुम बोना है वैसे भी। कर्नल संतोष बाबू अच्छे थे। इसके जैसा अपराधी अवॉर्डेड वीर सेनानी को रिप्रेजेंट करेगा। सलमान का तो निकनेम अंडरवर्ल्ड ने दिया था नंगा। शाहरुख खान को हकला, आमिर को बटला बोलते थे वो। आमिर खान को क्या है, मैंने कितने किस्से सुने हैं कि ये हीरोइनों के हाथ पे थूकता रहता है। तो आपने थूक जिहाद सुना होगा। जैसे सलीम खान लव जिहादी हैं, ये थूक जिहादी है। वो सबसे चालाक लोमड़ी है। आमिर खान यही करते हैं, इंपॉर्टेंट लोगों को बहका के, पार्टी करा के, याशी करा के, शराब पिला के, खाना खिला के वो कमजोरी ढूंढते हैं लोग। एक बार सलमान मेरे एडिटर को किडनैप करके और मेरी एडिटिंग मशीन उठा के अपने फार्म हाउस ले गया। तो बोलते हैं अपने डायरेक्टर को समझा देना, अगर छेड़खानी की तो ये सिलेंडर उसके पिछवाड़े में डाल दूंगा। एक हाइपोथेटिकल ये भी तो सिचुएशन है, सलमान मुझे गोली मरवा दे। बीच में एक और इंटरफियरिंग कैरेक्टर था बोनी कपूर, सलमान उसको भी ले आता था। बोनी कपूर ने मेरे हालात बहुत खराब किए हैं। सलमान को चुगली करके कान भरने में बोनी कपूर का बहुत बड़ा हाथ। अरबाज ने भीख मांगी मुझसे प्रोड्यूसर बनने के लिए। अरबाज खान का मुंह गंदा हो ही जाता है जब पैसे की बात आती है। सर पहले बता दो। तो मैंने कहा आज तक मैंने 1 रुपया मांगा है आपसे? कहता है नहीं अभी तक तो नहीं मांगा। मैंने कहा तो आज कौन सा मांग रहा हूँ? तो कहते हैं क्या बात है, क्या बात है। बुलबुल पांडे को ओमपुरी के कैरेक्टर के पाँव छूने थे, उसने बोला मैं इसके पाँव नहीं छूंगा। सलमान ये क्यों करता है? तो ये अल्लाह ने इतना सब दिया है, तू सबके रोल क्यों खा जाता है? सलमान ने वहां से हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे और आज बॉलीवुड ठिकाना के स्टूडियोज़ में एक बार फिर से वही शख्स है जिनकी वजह से पिछले कुछ दिनों में पूरी इंडस्ट्री में काफ़ी खलबली मची, कंट्रोवर्सी हुई और लोगों के सामने बॉलीवुड से जुड़ी एक नई कहानी सामने आई। जी हाँ, अभिनव कश्यप जी जो दबंग के डायरेक्टर हैं वो एक बार फिर से हमारे साथ हैं और आज अभिनव कश्यप जी जवाब देंगे उन आरोपों पर जो इनके ऊपर सलमान खान के फैंस ने लगाए हैं और जो इनको लेकर चीज़ें सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भी कही है। अभिनव जी वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू। शुरुआत तो मैं उसी से करना चाहूँगी अभिनव जी की जो हमने लास्ट इंटरव्यू किया था और सलमान खान एंड उनकी फैमिली के बारे में आपने बोला। सलमान ने रिएक्शन दिया था बिग बॉस के शो जिसे वो होस्ट करते हैं, उसमें उन्होंने इस पॉडकास्ट का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, ना आपका नाम लिया ना हमारे चैनल का नाम लिया, लेकिन सब समझ गए थे कि इसी पॉडकास्ट का वो जिक्र कर रहे हैं कि एक टाइम पर जो लोग मुझे पसंद करते थे, मेरी बातें उन्हें पसंद आती थी, वो पॉडकास्ट पर जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव काम कर ले। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? कुछ नहीं उस पर, मतलब वो डिजर्व। सलमान को ऐसा तो है नहीं कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो। हाँ, ये तो उनका अजम्पशन है कि मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। पॉडकास्ट तो ये लोग सब करते रहते हैं। तो पॉडकास्ट जो करे उसका मतलब उसके पास काम नहीं है। वो मैंने दिल से सच बोला, इसलिए पब्लिक को किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया। जाहिर है उनके चहेतों को पसंद नहीं आया, पर मुझे नहीं लगता सलमान को कुछ बुरा लगा है, क्योंकि लगेगा भी नहीं। वो तो सब सच बोला है मैंने। झूठ बोला होता तो बुरा लगता, वो लीगल नोटिस आता मेरे पास या कुछ फ़ोन कॉल आते और दबाव आता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो साबित करता है कि मैंने सब सच बोला। रही बात उन्होंने क्या कहा कि मैं कभी उन्हें पसंद करता था, कुछ लोग जो उन्हें पसंद करते थे जो अब नहीं करते। मैं तो सलमान को कभी पसंद नहीं किया। ये उनको क्यों लगता है, वो भ्रमित क्यों हैं, इसके लिए आपको उन्हीं से जवाब लेना चाहिए। पर ठीक है, सलमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं तो चाह रहा था कि सलमान अपनी प्रतिक्रिया दें। मैंने बहुत बारी उनका नाम लेके बताया है कि उन्होंने और उनके परिवार ने मेरे साथ क्या क्या अन्याय किया है। तो मुझे उम्मीद थी शायद वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने अपनी तो नहीं दी। हाँ, उनके चमचे चेले चपाटे फैंस इन लोगों ने बहुत प्रतिक्रियाएं दी हैं,
तो वो ठीक है, वो सब मीनिंगलेस है। अभिनव जी, आपने पिछले एपिसोड में सलमान के बारे में बहुत कुछ बोला, अरबाज खान को बहुत कुछ बोला, सोहेल के बारे में बोला, इनके फादर सलीम खान जी के बारे में बोला, दादा के बारे में भी बोला। जब किसी पर्सनालिटी के बारे में पब्लिक में इस तरह की बात की जाती है तो खून खौलता है कि यार परिवार के लिए बात की। लेकिन इधर सलमान का जो रिएक्शन आया वो बहुत ही संभला हुआ आया और बहुत ही डिग्निफाइड आया। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सलमान नहीं, किसका खून खौलता है? परिवार का, ऑफ कोर्स। इनका परिवार पूरा इस पेशे में कार्यरत है। मैंने प्रोफेशनल अपने कोलीग्स की बात करी है। मेरी फिल्म में इन चारों का रोल था, और इनके सलीम खान के दादाजी का मैंने जिस संदर्भ में नाम लिया था, नाम नहीं बताया था कि वो अस्तबल संभालते थे, तो वो तो एक बार सलीम खान ने एक इंटरव्यू में मुझे बोला था कि शायद इनको मेरे पिताजी का नाम नहीं पता, मेरे पिताजी का नाम है रशीद और वो जिसका नाम चाहे ले सकते हैं। तो मुझे सब पता है, उनके पिताजी का भी नाम पता है, उनके दादाजी का भी नाम पता है, उनका पेशा भी पता है, उसी का जवाब दे रहा था मैंने कुछ गलत नहीं बोला इनके दादाजी के बारे में। रही बात सलीम खान के बारे में मैंने क्या बोला, या सोहेल, सलमान और अरबाज के बारे में क्या बोले, तो 100% सत्य है। तो और ये सब मेरे कोलीग्स रहे हैं, ये ना इनके साथ मैंने काम किया है, हर चीज़ में इन लोगों ने दखल अंदाजी, उंगलबाजी करी है। हाँ, तो मेरी प्रताड़ना में चारों सदस्य इनके परिवार के शामिल हैं, तो क्यों ना लूँ मैं नाम? इसमें किसका खून खोल रहा है भाई? जिस पे बीती है वो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और यही तो चाहते हैं ये मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए कि कोई कुछ खिलाफ ना बोले, तो कुछ गलत करो मत, कोई नहीं बोलेगा। और आपने गलत किया है तो जिसके साथ हुआ है गलत वो तो बोलेगा ना यार। सलीम खान जी ने आपके बारे में जब 2020 में आपने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के टाइम पर पोस्ट किया था, तो उन्होंने रिएक्शन में कहा था कि अगर मेरी गाड़ी के पीछे कोई कुत्ता भौंकेगा तो मैं उसे मुड़कर जवाब थोड़ी दूंगा। तब भी आप चुप रहे थे और अब आप इतने सालों बाद बोल रहे हैं। देखिए, इनके परिवार को ना कुत्तों का बड़ा शौक है। सलीम खान किसी को भी कुत्ता बोल देते हैं। सलमान खान ने वो बिग बॉस में वो जुबैर था कोई लड़का, उसको बोला था तेरे को कुत्ता ना बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। घूम फिर के इनके अपने कुत्तों का नाम क्या है? माई सन, माई जान, माई लव, यही सब नाम है। तो इनकी सारी ज़िंदगी ना कुत्तों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो उसमें ठीक है, इनको हर इंसान में कुत्ता दिखाई देता है और खुद को ये क्या समझते हैं, टाइगर। तो ठीक है, वैसे शायद हकीकत उल्टी है। हाँ, अगर पूरी दुनिया सही मायने में आकेंगे इनके कंपैरिजन में तो ये कुत्ते हैं। और मेरी माताजी बचपन में कहती थी बेटा जो बोलता है वही होता है। तो अब मुझे लगने लगा है कि वही माताजी सही ज्ञान देती थी। तो जो खुद कुत्ता होता है ना उसको सब कुत्ते नजर आते हैं। जहाँ एक तरफ सलमान खान के इधर से सिर्फ सलमान ने रिएक्ट किया, वो भी बहुत ही नपातुला, वहीं सोहेल और अरबाज, बाकी पूरा परिवार चुप रहा। इधर बात करें आपके भैया अनुराग कश्यप जी की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि हमारे परिवार में एक भाई हमेशा मेंटल रहेगा। नहीं, वो पहली चीज फर्स्ट पार्ट कि अरबाज और सोहेल चुप रहे। ये चुप क्या है, मतलब ये सदमे में चले गए हैं। क्या बोलेंगे, कुछ बोलने लायक रहे नहीं ये मुंह छुपाते फिरेंगे अब सारी जिंदगी अपना। हाँ, दूसरी बात, अनुराग का जो इंटरव्यू है वो मेरे संदर्भ में नहीं है। जिस इंटरव्यू की आप बात कर रही हैं वो बहुत पहले का इंटरव्यू है, वो मैंने देखा है। और उसमें किसी और संदर्भ में उसने बात की थी, हमारे परिवार में कुछ, वो उसकी और उसके फादर की बातचीत है। तो मालूम नहीं, हो सकता है मैं बीमार हूँ, हो सकता है अनुराग बीमार है, हो सकता है हम दोनों ही बीमार नहीं हैं। ये मिथ्या है, इसका मेरे से क्या ताल्लुक है? तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोई पुराना इंटरव्यू को कट करके और ये अभी वायरल किया गया अनुराग कश्यप का जो कमेंट? नहीं, वायरल बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और सब इधर उधर से निकाल के, और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कट किया है। मैंने एक वो भी देखा, मेम भी आ रहा था कि अनुराग ने बोला कि मैं कुछ सीरियस मेंटल इशू है मुझे, और एंड इट्स नॉट माय प्लेस एंड टाइम टू कमेंट। अब पता नहीं उसने दिया है, बोला है, नहीं बोला है। लेकिन अनुराग की बातों का मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि एक तो मेरे बड़े भाई हैं, हाँ वो मेरे गुरु भी हैं, उनसे सब सीखा है। तो उनको मैं जवाब दे नहीं सकता, मेरे माँ बाप बुरा लग जाएगा। पर इतना ही कहना चाहूँगा उनको कि उनका इंतज़ाम, अनुराग कश्यप आपका इंतज़ाम मैंने कर दिया है। आप बस एक बार घर जाएं,
आपकी माताजी ने सारी पुरानी चप्पलें, सारे पुराने बर्तन इकट्ठा करके रखे हुए हैं आपके लिए, आपके स्वागत में आपको खूब पेश किए जाएंगे। तो एक बार बस घर चले जाइए आप। तो मुझे लगता है ना, इसका जवाब मेरी माताजी देंगे उनको, वही ठीक है। इससे एक चीज़ और सामने आती है कि जैसे सलमान जो है वो आज भी परिवार के साथ चल रहे हैं, और आप जो है परिवार से भी आपका मतलब भाई से भी आपका चल रहा है, इंडस्ट्री में भी झगड़ा चल रहा है, तो एक तरह से लोग फिर ये छवि बनाने की कोशिश करते हैं कि यार ये इंसान है ही फ्रस्ट्रेटेड। नहीं, मेरा क्या चल रहा है भाई से? जो भी मेरा कुछ आपके चल ही नहीं टॉकिंग रहा। टर्म्स नहीं है। तो वो हमारा निजी मसला है, मेरा अनुराग का इमोशनल मसला है। और वो चूँकि देखिए, हम दोनों भाई साथ बड़े हुए हैं, बहुत लोग नहीं जानते, पर हम दोनों भाई 9 साल की उम्र से बाहर, अपने घर से बहुत दूर, माँ बाप से बहुत दूर हॉस्टल में रहे हैं। तो सिंधिया स्कूल नामक ग्वालियर में रहे, पहले 8 साल में वहाँ रहा। उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेम कॉलेज में रहे, हाँ, फिर दिल्ली में रहे, फिर हम बम्बई आए, तो यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री में रहे साथ में। तो हम दोनों भाई आपस में बहुत करीब हैं, हाँ, और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इतना अच्छा हमारे माँ बाप भी हमें नहीं जानते। तो हमारे इमोशनल मसले चलते रहते हैं, हाँ, ऐसे बीच बीच में झगड़े होते रहते हैं। वो बड़े हैं, तो जब उनको लगता है कि मैंने गलती करी है, वो कई बार मुझ पे हाथ भी उठा चुके हैं, कई बार मार चुके हैं। मैं मार नहीं सकता, तो इस बार आखिरी बार जब हमने बात करी थी, मुझे लगता है उन्होंने गलती करी, तो मैंने बात करना बंद कर दिया। बस इतनी सी बात है। इसका हमारा काम हम दोनों ने अपना अलग अलग किया है शुरू से, तो उसका मेरे काम से और उससे कोई लेना देना नहीं है। तो और किसको क्या फ्रस्ट्रेटेड लगता है मुझे नहीं मालूम, मेरे तो सब ठीक है। मेरी माँ बाप से मेरी बात होती रहती है रेगुलरली। कई लोग कहते हैं कि मेंटल है, फ्रस्ट्रेटेड है, दबंग के बाद काम नहीं मिला, काम से प्रूव करना चाहिए था। अब अगर आप नाम बताएं कि ये कौन है, ये कई लोग, और इनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, शायद ये फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इनको काम नहीं मिल रहा। इनकी रोजी रोटी सलमान के तलवे चाट के मिल होती है, तो इसलिए इनको नमक हलाली दिखानी है ना, कि देखो सलमान भाई हम वफादार हैं, हमको हड्डी दे देना, हमको टुकड़ा फेंक देना। तो ये इन लोगों की क्या तवज्जो है, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने आपको अपने प्रीवियस दोनों पॉडकास्ट में बताया, मुझे डायरेक्टली किस तरह से सलीम खान और उनकी 3 औलादों ने मुझे प्रताड़ित किया। मैंने कोई सुनी सुनाई बात, एक्टिविज्म, ये सब फालतू बातें नहीं करी। तो अगर किसी को जवाब देना है तो इन 4 में से कोई जवाब दे, और इनकी बोलती बंद है। और इन्होंने बहुत एमिसरीज भेजे हैं मेरे पास, हाँ, जो बीच वाले लोग होते हैं, वाया वाया वाया, जिसको साइकोलॉजी में बोलते हैं फ्लाइंग मंकीज। ये नार्सिसिस्टिक ट्रायंगुलेशन एक चीज़ होती है। ये सारे नार्सिसिस्ट हैं। नार्सिसिस्ट कभी सीधा बात नहीं करता, हाँ, तो वो हमेशा किसी को बीच में रख के बात करता है, ताकि अगर उल्टी पड़े बात तो ये बाद में डिनाई कर सके हमने तो किया ही नहीं था, वो तो अगले ने पता नहीं क्यों किया, उससे पूछो। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है और ये सबको पता है। ये फ्लाइंग मंकीज आते हैं मेरे दिमाग टटोलने कि भाई मैंने ये जो बोला है क्यों बोला है, बदले में मैं क्या लूँगा, हाँ, कितने रुपए में सेटल होऊंगा, कैसे मुंह बंद करूँगा, या मैं क्या नतीजा देखना चाहता हूँ। तो ये मांडवाली कराने के तरीके होते हैं कि मेरे करीब के लोगों को ना भेजो मेरे पास। दे आर ऑल फ्लाइंग मंकीज, और वो जिस स्पीड से आते हैं फ्लाइंग मंकीज मेरे पास, उतनी स्पीड से मैं छक्का मार के उनको भगा भी देता हूँ। मुझे सब समझ में आता है किसने किसको भेजा है। मतलब आफ्टर दिस पॉडकास्ट भी सलमान की तरफ से सेटलमेंट की बात आई है? यही तो बात है कि मुझे पास सेटलमेंट की बात बहुत जगह से आई है, पर मैं कैसे साबित करूं कि सलमान की तरफ से है? ये तो अनरिलेटेड पार्टीज हैं जो मुझे जानते हैं, जिनसे मेरी बातचीत है, और वो मेरे ही दोस्त हैं। अगर मैं अब बोलूँगा ये सलमान की तरफ से है तो सलमान मुकर जाएगा कि मैं क्यों करूँगा सेटल, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। हाँ, यही तो हुआ था ये लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले में, जब लॉरेंस बिश्नोई ने बोला कि भाई तू जा माफ़ी मांग मेरी समाज से और मंदिर में जाके, और वो माफ़ कर देंगे, तो मैं कर दिया माफ़। पर ये क्यों नहीं मांग रहा माफ़ी, तो फिर केस में फंस जाएगा। तो इसको बस अपनी किसी तरह इमेज बरकरार रखनी है कि ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया है। और खैर वो तो मेरे पास काफ़ी सबूत है, इसको जब चाहूँ गलत साबित कर सकता हूँ। तो ये बीच बीच में आते रहते हैं, मेरे मित्रों के फ़ोन आते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्यों बोल रहा है,
और लोग दिखाते ये हैं कि वो मेरे बड़े हितैषी हैं, उनको मेरी चिंता है। तो मैं भी पूछता हूँ क्यों चिंता हो रही है? कहते नहीं यार कुछ हो गया तो। मैं कहा कुछ हो गया तो मतलब इतना डर रहे हो, यानी कि तुम्हें पता है कि सलमान खतरनाक आदमी है, यानी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो हंसने लगते हैं लोग। तो मैं कहा, डरना क्या है? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या करेगा सलमान? गोली मरवा देगा ना, मरवा दे। गोली लग गई, मर गए तो दर्द मुझे तो होगा नहीं, मेरे बाद जो रह गए उनको होगा। तो वो देखेंगे। या क्या करेगा? हाथ पैर तोड़वा देगा। हाथ पैर तोड़वा देगा तो उसके बाद भी मैं जिंदा रहूंगा, फिर तो मैं इसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। तो मुझे डर नहीं लगता, फिजिकली हार्म पहुंचने से डर नहीं लगता। इनको, इनकी इमेज को हार्म पहुंचा रहा हूं मैं, इसलिए इनको डर लग रहा है। क्योंकि इनका जो पूरा भौकाल है, ये जमीन से उड़ उड़ के इतना ऊपर चले गए थे और मैंने नीचे पंचर लगा दिया इनका। अब ये फुस होके देख तो जाओ कितना गिरेंगे, गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते। तो इनको डर लग रहा है और कोई देख ना ले, इसलिए ये बाहर नहीं निकल रहे। किसी के पास मुंह नहीं बचा ये आके किसी पॉडकास्टर को, ऐसे तो ये तमाम इंटरव्यू देते रहते हैं, ज्ञानचंद बने रहते हैं, सबको सिखाते हैं सबका काम। आपको एक इंटरव्यू भेजा भी मैंने अरबाज खान का, पिछले साल का है। हाँ, फिल्म मेकिंग क्या होती है और दबंग में क्या किया उन्होंने, सब ज्ञानचंद ना पूरा ज्ञान दिया है अपने शब्दों में। अब मैंने साबित कर दिया कि पूरी फिल्म के क्रेडिट तो इसने चोरी किया है, और उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं लेकर भी आया हूँ। आज देखिए, ये दबंग की ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी थी अरबाज के प्रोड्यूसर बनने के बहुत पहले। ये स्क्रिप्ट आज भी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। हाँ, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है किसी भी फिल्म में, जब ना आप साइन करते हैं किसी प्रोड्यूसर के साथ, एक राइट्स ट्रांसफर मैकेनिज्म है कि आप राइटर जो है अपना आईपीआर प्रोड्यूसर को देता है। हाँ, तब प्रोड्यूसर उसका मालिकाना हक रखता है। मैंने कभी दिया ही नहीं, और ना अरबाज ने मुझे कभी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दी मेरी। एक कागज पे कुछ साइन जरूर कराया है मुझे प्रेशर में, पर उस पर क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम। अच्छा। वो मैंने फीस वाली बात आपको बताई थी, किस तरह की मैंने फीस का अमाउंट देखा था। बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट 40-50 पन्ने का था, उसमें क्या लिखा रहता है लीगल लैंग्वेज में मुझे मालूम नहीं है। वो तो कॉपी मुझे मेरी मिलेगी तब मैं समझ में आऊंगा क्या लिखा है, और वो नल एंड वॉइड है वो कॉन्ट्रैक्ट। तो दबंग का सारा आईपीआर मेरे पास ही है अभी भी। यानी कि दबंग या दबंग की कोई भी सीक्वल बनती है तो उस पर आपका भी हक है। बिल्कुल होना चाहिए, यही तो दबा के बैठेंगे। ये सारी बुलिंग जो मेरी होती है इसीलिए होती है कि मैं मुंह ना खोलूं। और क्यों ना खोलूं मैं? इन्होंने इतना माल बनाया है दबंग के ऊपर। पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि दरबाज कैसे भिखारी हुआ करता था, और इसने खुद ही ने मुझे बताया था कि मुझे कोई 3 लाख रुपए भी नहीं देता। हाईएस्ट इसको शायद माला माल वीकली करके कोई फिल्म थी, उसमें 3 लाख रुपए मिले थे। तो ये तो बीवी की कमाई पे जीता था। कल मैंने मेम देखा, अरबाज खान नेटवर्क 500 करोड़। तो मैंने वो मेम पोस्ट किया है अपने फेसबुक पे, और उस पर लिखा है मुझे ये माल चाहिए अरबाज खान। तो ये इसने क्या किया है जिंदगी में दबंग के अलावा? तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े महलों में घूम रहा है, इसका हक नहीं बनता। सब छीन लूंगा मैं। क्या आप कोई लीगल एक्शन लेंगे? लीगल एक्शन तो मैं बहुत पहले ले लेता अगर हमारा लीगल सिस्टम सपोर्ट करे तो लीगल सिस्टम तो कुछ करता नहीं है यहाँ पे। नहीं, जैसे आपके पास कॉपी है तो ये दिखा के आप। नहीं देखो, ये मैं अब इसी पॉडकास्ट के जरिए ही मैंने ठान लिया, अब सेटल कर दूंगा मैं इनको जनता की अदालत में ले आया हूँ घसीट के। अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक ये मुझे सेटल नहीं करेंगे। इनका करियर खत्म, ठीक है? या तो ये मुझे सेटल करें, डिस्प्यूट रिजॉल्व करें, और इनको कोर्ट में जाना है तो जाए, वहां पे प्रोड्यूस करूंगा फिर मैं। ये मैंने 2020 में भी लिखा था कि मुझे भी बड़ा मंच चाहिए अपनी बात रखने के लिए, आप जाओ कोर्ट में जाओ, मानहानि करो। यही तो तकलीफ हो रही है सलमान के चमचों को कि मैं उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। उल्टा सीधा नहीं है, ये सीधा सीधा है। ये सीधा सीधा है, तभी ये कोर्ट नहीं जा रहा, इसकी हिम्मत नहीं है। ये जिस फोरम में जाएगा हर जगह हारेगा, और जब तक ये सेटल नहीं करेगा मैं बोलता रहूंगा, हर मंच से बोलूंगा, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा इसको सड़क पे लाऊंगा। इतनी नफरत अच्छी बात नहीं है। ये नफरत नहीं, ये जो इन लोगों ने जहर डाला है ना मेरे अंदर, ये जहर की थैली ने, ये जहर की उल्टी कर रहा हूँ मैं, ये वापस इन्हीं को दे रहा हूँ। तो ये इसी को मैं कहता हूँ आईना दिखाना है इनको इनकी असलियत बताना, इनकी सही औकात क्या है। तो मैं आईना दिखा रहा हूँ कि दुनिया जिस भौकाल से तुम्हारे डरी हुई है, इम्प्रेस हुई है, तुमने तमाम फैंस इकट्ठे कर रखे हैं जो तुम्हारे इशारे पे, तुम्हारे टुकड़ों पे लोगों को बुली करने का धंधा चला रहे हैं, ये सब नंगे होंगे सारे के सारे। हाँ, सलमान खान की दुकान बंद। जैसा कि आपने बताया कि दबंग इज़ योर बेबी और
इसको बनाने के लिए आप काफ़ी सीरियस थे, काफ़ी फोकस थे, और फिल्म के दौरान ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिससे आपको महसूस हुआ कि आपको अपने ही प्रोजेक्ट से दूर किया जा रहा है। ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करेंगे जब आपको लगा कि यार ये लोग तो अलग निकल रहे हैं, मुझे पीछे छोड़ दिया, मतलब मुझे साइडलाइन कर दिया बिल्कुल? नहीं, शुरू से ही है, मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट, हर चीज़ में छोटी छोटी। फिर कहते हैं ना कि यार एक बच्चे को माँ से अलग कोई नहीं कर सकता। मैं एज अ राइटर अपने आप को अपने फिल्म स्क्रिप्ट्स की माँ समझता हूँ। मैं इनसिक्योर नहीं हूँ इस बात में कि मुझसे कोई कुछ छीन सकता है, और शायद ये लोग भी समझ गए थे दबंग के दौरान बीच में, तो इसलिए इन्होंने इतना हैरेसमेंट किया मेरा कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, ताकि फिर बाद में ये बोल पाते मीडिया को कि उसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था, वो छोड़ के चला गया तो हमने अरबाज को डायरेक्टर बना दिया। पर वो हुआ नहीं। उसका श्रेय जाता है मेरे एक दोस्त सुनील बोरा को, जिसने मुझे अरबाज से मिलाया था। उसी ने मुझे समझाया था कि अभिनव अगर फिल्म बीच में छोड़ दी। एक रात मेरा सलमान का झगड़ा हुआ था, और सलमान ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करी थी, मुझे चोर कहा था, वो बोला था मैं पैसे खा रहा हूँ, इस तरह की बातें। मैं बहुत हर्ट हुआ था, और मैंने आई स्पोक बैक टू हिम एंड आई सेड अगर मैं इतना बड़ा चोर हूँ और निकम्मा हूँ तो मैं कर क्यों रहा हूँ फिल्म डे। तो सलमान ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि तो जाना, तुझे रोका किसने। एंड आई वॉज सो हर्ट, आई फेंटेड in his room. I fainted for, मतलब I had a blackout for 2-3 minutes. I sat down on the ground. फिर जैसे मुझे दिखाई देना शुरू हुआ, मैं खड़ा हुआ, तो सलमान ने वो अपने मैन फ्राइडे को बोला कि यार इसको, सर को छोड़ो अपने कमरे में। तो उसके 2 दिन बाद में एक्शन शूटिंग चल रही थी, मैं गया नहीं था क्योंकि अरबाज नहीं था उस समय पंचगनी में, भाग के बम्बई आ गया था। तो मैंने कहा प्रोड्यूसर आ जाए तो मैं उसको ना मना करके पिक्चर छोड़ देता हूँ। तो मेरा दोस्त सुनील बोरा उस समय हैपन टू बी इन पंचगनी, तो वो आया था होटल, तो उसने भी कुछ एडिट देखा, मेरा फुटेज देखी, और उसने बोला, मतलब उसको बताया मैंने किस्सा, तो उसने समझाया मुझे, कहता है अभिनव कुछ भी कर, छोड़ मत फिल्म। हाँ, यही तो चाहते हैं ये लोग सारा दबाव इसीलिए डाल रहे हैं कि तुम पिक्चर छोड़ दो, क्योंकि टॉकी पोर्शन फिल्म का तो तुम कंप्लीट कर चुके हो, अब बचा एक्शन और गाने, तो वो एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर कंप्लीट कर देंगे, फिर क्रेडिट तुम छोड़ के चले गए, क्रेडिट अरबाज खान को दे देंगे ये, और मीडिया तुम्हारी सुनेगा नहीं क्योंकि तुमको कोई जानता नहीं, मेरी तो पहली फिल्म थी वो। कहते हैं फिर मीडिया में आके कुछ भी बोल लेंगे। और उसने एक उदाहरण दिया मुझे कि देख, जिस भाषा में बोला, उसने कहा अभिनव तूने फिल्म छोड़ दी ना, तू अमोल गुप्ते हो जाएगा। और उसी के 1.5 साल पहले ये तारे ज़मीन पर में अमोल गुप्ते के साथ यही चीज़ हो चुकी थी। वो नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे दिखाई देने लगा कि मेरी क्या दुर्दशा होने वाली है। तो देन आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, मैं कहा चाहे जितना झेलना पड़े इनको, अब मैं फिल्म किसी तरह कंप्लीट करके ही जाऊँगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद मैंने चुपचाप ना, जैसे चल रहा है चलने दो, और चलाता गया, और मैं इनसे डिस्टेंस बना के रखा जितना हो सके। शूट के अलावा मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं, मैं सलमान से मिलता नहीं था, अपने कमरे में रहता था अपने लोगों के साथ। आपको बताया था मैं विनोद खन्ना के रूम में जाके बैठ जाता था, तो ये सब उसका हिस्सा था। बट आई सर्वाइव्ड टिल द एंड ऑफ द डे, और इनको मजबूरी में मुझे क्रेडिट देना पड़ा। सलमान के साथ जो लोग काम कर चुके हैं वो कहते हैं कि सलमान सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे खाना हो तो अपने घर से वो सबके लिए खाना लेकर आते हैं। सबके लिए मतलब अपने घर वालों के लिए, वो अपनी फैमिली को तो पब्लिकली कितना, कई बार इन्होंने प्रवचन भी दिया है कि यू जस्ट हैव टू बी देयर फॉर योर फैमिली। सलमान की हर फिल्म में इनकी पूरी फैमिली को एडजस्ट करना पड़ता है। लव मी लव माई डॉग्स ऑल्सो, वही चलता है। कोई भी प्रोड्यूसर बाहर का जाए सलमान को एक्टिंग कराने के लिए हायर करने, तो सोहेल को पार्टनर बनाना पड़ेगा, अरबाज को रोल देना पड़ेगा, अलवीरा को कॉस्ट्यूम का ठेका देना पड़ेगा। तो पूरे खानदान, एक बार मैंने फेसबुक पे लिखा था, इनके घर में एक ही इंजन है, बाकी सब मालगाड़ी के डब्बे हैं। हाँ, वही इंजन खींचता है सबको, तो सबका घर ये चलाते हैं थोक के भाव। अभी सलमान का काम करना बंद हो गया मेरे इंटरव्यू के बाद, अब बैटल ऑफ गलवान भी बंद हो जाएगी, तो अब देखो सारे सड़क पे आने वाले हैं। लेकिन बैटल ऑफ गलवान का तो वो अभी शूट करके आए लद्दाख में। वो भी कहानी है, 3 ही दिन तो रहे लद्दाख में, पर पेपर में दिया जा रहा है कि 45 दिन का शेड्यूल कंप्लीट हो गया क्लाइमैक्स का। ये सब दिखाने के दांत हैं, दिखाने की बातें हैं, ताकि अखबार के थ्रू इन्वेस्टर्स को बुलाया जा सके, लोगों का पैसा लगवाया जा सके। हाँ, पोटेंशियल इन्वेस्टर सोचेगा अरे 45 दिन की शूटिंग हो चुकी है, यानी ये फिल्म बन रही है, तो लोग पैसा लगाने आ जाएं, लेकिन और फिर ये पैसा दबा के बैठ जाएंगे।
सलमान को कहाँ जरूरत है ऐसे अनाउंसमेंट्स की? वो तो वैसे ही सलमान ही को तो जरूरत है, असल भिखारी तो वही है। मैं तो खा रहा हूँ पी रहा हूँ मस्त हूँ, ये जितने सो कॉल्ड रईस लोग हैं ना, सबसे बड़े भिखारी यही होते हैं। और खासकर हमारे बॉलीवुड में इन्हीं को तो चाहिए 8-8 वैनिटी वैन। आज कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर कितने लोग बोल रहे हैं, इनको चाहिए होता है 40-50 बॉडीगार्ड, इनको चाहिए होते हैं कि 30-30 लोगों का स्टाफ, सब प्रोड्यूसर के खर्चे पे। अच्छा। ये सारे भिखारी हैं, एक रुपया नहीं खर्च करते। और सिर्फ सलमान खान नहीं है, सब, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ खान, सारे भिखारी हैं। आपने बताया कि आपको सेट पर बहुत बार ह्यूमिलिएट किया गया, सलमान से आपका झगड़ा भी हुआ। क्या बात हुई थी कि सलमान से झगड़ा हुआ? मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये आदमी ही सबको नीचा दिखाने के लिए बैठा रहता है। हाँ, आप कुछ भी बोलोगे ये उसका विपरीत बोलता है। आप कोई भी आइडिया दोगे उसका पहले आपसे सवाल पूछेगा, आप जो भी बोलोगे ये बोलेगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। खुद को कहते क्रैब मेंटेलिटी है, ये खुद अपने आप को लिफ्ट कर नहीं सकते, और इसको साइकोलॉजी में गैस लाइटिंग बोलते हैं। ये उल्टा बोलते हैं और ये खिलाफत के ज़माने से चला आ रहा है। हाँ, जब इंडिया में जिहादियों ने टेक ओवर किया था तो ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था कि जो उस समय की सरकार थी अंग्रेज़ों की, जो भी बोले उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। और अंग्रेज़ चले गए, सरकार हमारी आ गई, इनकी खिलाफत जारी है। और ये इनकी मानसिकता बन गई है। इनको मैं जिहादी मानसिकता के लोग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इनकी मानसिकता है कि सामने वाला आदमी कुछ भी बोलेगा तो हम उसकी खिलाफत करेंगे, और गैस लाइटिंग करके, ताकि वो मेरा मन टटोलते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। करेंगे ये वही जो मैं कह रहा हूँ, पर उसका क्रेडिट ना देना पड़े। ये उल्टा बोलेंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा, बोलूँगा कि ठीक है जो करना है करो। फिर ये वो करेंगे जो मुझसे इन्होंने सीखा उसी समय। तो ये टेक्निक है। मतलब इस पे सीन भी लिखा था, एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है शायद फिल्म, उसमें वो क्या अभय देओल कहीं से आता है और उसके दोस्त बोलते हैं ओ, कुछ ऐसा करके उसको प्रवोक करते हैं, और वो बोलता है कौन, इसकी बात कर रहे हो, और वो सच बता देता है। तो ये गैस लाइटिंग टेक्निक है, ये नॉर्मली औरतें करती हैं, पता करने की उसका पति कहाँ कहाँ गया था आज दिन भर। हाँ, पर ये सब वही हैं, शुक्राचार्य के अनुयायी, ये भी तो औरत ही है। सलमान खान कहते हैं कि फिल्म मेकिंग में डांस स्टेप्स भी अपने इंट्रोड्यूस करते हैं। दबंग में कौन से स्टेप्स थे जो सलमान ने खुद इंट्रोड्यूस किए थे? दबंग में नहीं, ये स्टेप्स इंट्रोड्यूस नहीं करते, ये पहले देखते हैं कोरियोग्राफर क्या बोल रहा है। अच्छा। और इनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, बॉडी अकड़ी हुई है, तो जाहिर है इनको बहुत डांस वांस आता नहीं है। तो अगर कोरियोग्राफर ऐसे स्टेप्स दे रहा है जो ये कर सकते हैं तब तक तो ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं, नहीं तो कोरियोग्राफर को निकाल देते हैं, बोलते हैं इससे नहीं हो पाएगा, इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसा कई बार हुआ मेरे सेट पे। तो पहला ही गाना हम लोग तेरे मस्त मस्त दो, नए कोरियोग्राफर होती थी शबीना खान, अभी भी है, तो उसको अरबाज ने सेलेक्ट किया था। और मैं शबीना को पहले से जानता था, मतलब पहचानता था, क्योंकि मेरी पहली फिल्म जंग में उसने आइला रे लड़की मस्त मस्त गाने में, उस समय वो गणेश आचार्य की उन्होंने कोरियोग्राफ किया था, उनकी असिस्टेंट थी, फीमेल असिस्टेंट। तो ये स्टेज पे बहुत अच्छा डांस करती थी, और ये उसकी कोच थी शिल्पा शेट्टी की उस गाने में। आई रिमेंबर्ड हर फ्रॉम देयर। तो जब अरबाज ने मुझे इसका नाम सजेस्ट किया तो मैं मिला, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू हैव हर। उसने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया था, सब अप्रूव कराया, 6 दिन रिहर्सल किया, और शूटिंग पे जिस दिन आए और पहले दिन शूट शुरू हुआ, इसने स्टेप्स बताए सलमान को, सलमान चिढ़ गया, एंड ही केप्ट डिलेइंग द शूट। बार बार वो बेकार टेक्स करा के शाम को सलमान ने बोल दिया कोरियोग्राफर चेंज करो, इससे नहीं हो पाएगा, इसको आता नहीं है। एंड वी वर शॉक्ड। तो हमने बहुत परसुएट करने की कोशिश की, आप मिल तो लो, उसको सब आता है, उसने करके दिखाया है पूरा, ये नहीं 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 करके। तो मुझे सलमान ने बोला क्या दिखाया उसको, मैं कहा उसको बुलाओ। तो बुलाया, उतनी देर में सलमान सेड आई वांट टू सी द एडिट।
तो हम लोग ऑन लोकेशन एडिट करते थे, एडिटर के रूम में गए, तब तक सलमान के टॉकी पोर्शंस कुछ कम शूट हुए थे, तो उसने जितनी फिल्म बनी थी उतनी एडिट देखा और मुझे इतना जलील किया उस दिन, इतना लथेड़ा कि तुझे इसको फिल्म बोलता है, ये फ्लॉप है, डिज़ास्टर है, उल्टा सीधा गाली गलौज, मैं कहाँ हूँ इसमें, फिल्म का हीरो मैं होना चाहिए, यहाँ तो सब लोग दिख, तो उल्टा सीधा। उतनी देर में शबीना भी आई, शबीना को भी खूब डांटा और उसके सामने मुझे जलील किया, और नेक्स्ट डे शबीना का पैकअप हो गया, फिर हमने वो गाना छोड़ दिया। बाद में ये राधिका राव, विनय सप्रू, ये 2 डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ सलमान पहले काम कर चुका है, उनको ले आया शूट कराने। अच्छा, वो भी कोरियोग्राफर नहीं है, तो वो राजू खान को ले आए, तो राजू खान ने कोरियोग्राफ किया, इन लोगों ने वीडियो शूट किया, सब चोरी का। आप देखो तो तेरे मस्त मस्त दुल्हन के सारे विजुअल्स किसी हॉलीवुड के गानों से लिए हुए हैं। तो ये ऑफ कोर्स उस समय मुझे नहीं पता था, उस समय इतना यूट्यूब वगैरह नहीं था। आजकल बहुत साल बाद मुझे देखा कि सब पूरा टिपा हुआ है। और फिर इनसे वो एक दुबई वाला गाना भी कराया इन्होंने, और दुबई वाले गाने में तो मुझे ये छोड़ के चले गए थे मुंबई। अच्छा। हाँ, मतलब फिल्म शूट हो चुकी थी और ये गाना जून 2010 में शूट होना था दुबई में, पहले पंचगनी में होना था, तो सलमान ने बोला नहीं, इसको फॉरेन जाएंगे। कौन सा वाला सॉन्ग? वो साची साची से रेत तेरी नजरें, जो दुबई में शूट हुआ। तो एक हनीमून सॉन्ग था, तो हमने सोचा था पंचगनी में शूट कर लेंगे, पास में ही। तो नहीं, फॉरेन फॉरेन फॉरेन। ठीक है भाई, मेरे पास पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो गया था, तो मुझे जब पता चला कि फ़ॉरेन में होगा शूट, तो फटाफट मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और मेरी अप्रैल में पासपोर्ट अपॉइंटमेंट की डेट मिली। तो इनको पता चल गया कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, इन्होंने प्रीपोन करके जून से सॉन्ग अप्रैल में कर दिया, और पूरी यूनिट मुझे छोड़ के चली गई दुबई। मैंने भाग भाग के तत्काल में किसी तरह 3 दिन में मेरा पासपोर्ट बनाया है, और मैं ये 3 दिन रकी कर रहे थे दुबई में। मैं जिस दिन पहुंचा हूँ, शूट का फर्स्ट डे था, और सलमान मुझे देख के बोलता, अरे आप यहाँ भी पहुँच गए। मतलब इतना रूड कि मेरा शूट, तो देवर लॉट ऑफ कंसर्टेड एफर्ट्स कि मुझसे मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया जाए। आपको बताया भी नहीं गया कि हम दुबई जा रहे हैं या शूटिंग? नहीं, बताया गया भाई, बताया गया। मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, जो चीज़ जून में होने वाली थी उसी साल, ये था बाकी गाने हम शूट करके लास्ट में वो गाना शूट करने दुबई जाएंगे। उसको इन्होंने प्रीपोन इसलिए किया कि मुझे पीछे छोड़ा जा सके, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था इसलिए। तो आप ट्रिक्स देखिए ना यार, भाई मुझे आपकी कोई चीज़ चुरानी है, मैं आपके सामने थोड़ी रखूंगा, कभी छुपा दूंगा इधर, कभी उधर छुपा दूंगा कि आपको ना मिले, फिर जब आप नहीं होंगी घर में तो उठा के ले जाऊंगा। तो इस तरह से करते थे ये। इसलिए जब लास्ट टाइम मैंने बोला था, मुझे हर इंपॉर्टेंट डिसीजन से बाहर रखते थे, पर फेस पे ये तो इनका जादी कम्युनिटी का फेवरेट है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। फेस पे ये मीठा मीठा बोलेंगे और मेरा पीठ दिखते ही चुरा घोप देंगे। तो मेरी सारी बैक स्टैबिंग ये करते थे, और गुड कॉप बैड कॉप खेलते थे। एक भाई मुझे जलील करेगा, खराब बोलेगा, मैं उससे दूर हटूंगा तो दूसरा आके सिंपैथी देगा, फिर वो मन में टटोलेगा मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं गुस्सा हुआ कि नहीं। फिर वो भाई जलील करेगा तो एक सिंपैथी पहला वाला बुला के प्यार करेगा। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है। मेरे भाई के साथ मुकेश भट्ट, महेश भट्ट कर चुके थे उसके करियर की शुरुआत में। मुकेश भट्ट बदतमीजी करें, महेश भट्ट पैम्पर करें। तो ये गुड कॉप बैड कॉप खेलना, ये गैस लाइटिंग के, सामूहिक गैस लाइटिंग इसको बोलते हैं। तो वो हो रहा था मेरे साथ। और जब होता है कोई चीज़, कोई टॉर्चर हो रहा होता है ना, तो उस समय समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है आपके साथ। ये जब थोड़ा समय बीतने के बाद आप उसके बारे में सोचते रहते हो, देन टूज एंड टूज कम टुगेदर, and then you realize how they cheated you out. This is how they con people and steal their ideas. और फिर सलीम खान का एक रील देखा, सलीम खान किसी को ज्ञान दे रहे थे, मैंने जिंदगी में बुक्स से लिया है, फिल्मों से लिया है, ये लिया है, वो लिया है, एंड स्क्रीन प्ले इज द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग ऑल टुगेदर इन द फिल्म फॉर्म। नहीं भाई, सलीम खान साहब कम से कम इस उम्र में ज्ञान मत दिया करो यार। स्क्रीन प्ले इज द, यू नो, हाउ द स्टोरी प्लेज आउट ऑन स्क्रीन, उसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं। हाउ योर स्टोरी अनफोल्ड्स ऑन स्क्रीन। ये दूसरों का माल पर्दे के लिए कैसे चुराओ, इसको स्क्रीन प्ले नहीं बोलते हैं। तो ये तो सलीम खान का इंटेलेक्चुअल लेवल है। खैर वो आए तो थे एक्टर बनने, वो भी फेल्ड एक्टर ही हैं। हाँ, उनके पास कोई कहानी वानी नहीं है अपनी ओरिजिनल,
सब इधर से उधर से टीपा पेला यहीं से। बट उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री के दौरान कहा था कि ठीक है, कई लोग कहते हैं कि कॉपीड है हमारी कहानियां, तो आप भी करो, किसने रोका है? उसमें भी स्मार्टनेस चाहिए। वही दिक्कत है कि पहले ना ये फॉरेन के स्टूडियोज वगैरह का ऑफिसेज नहीं थे इंडिया में, और ये इंटरनेट नहीं था, तो चोरी पता नहीं चलती थी। और जब तक चोरी पता चलती थी तो 2 साल बीत चुके हैं, पैसे सारे जो कमाए वो उड़ा दिए हैं इन्होंने। और फिर इंडियन जुडिशियल सिस्टम घूम फिर के कोई जाएगा तो कहाँ जाएगा, कोर्ट्स में जाएगा, वहाँ चलेगा 20 साल केस। तो दे टुक इट। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री चोरी पे बहुत सालों तक सरवाइव करी है, और ओरिजिनल राइटिंग इनको समझ में नहीं आती, उनको हर चीज़ के लिए रेफरेंस चाहिए। दबंग में भी बहुत लेट तक काफ़ी फिल्म शूट हो जाती, तब तक अरबाज पूछता है सर बता दो ना, कभी मुझे अच्छे मूड में देखे, सर बता दो ना कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है। उसको विश्वास ही नहीं होता था कि मैंने चोरी नहीं किया है। क्रिएटिविटी इनके खानदान को पता ही नहीं है। सलीम खान इंटरव्यू में बोलते हैं क्रिएटिविटी इज द आर्ट ऑफ डिस्गाइजिंग द ओरिजिनल सोर्स। तो ये चोरी के नायाब तरीके बताते हैं, स्क्रीन प्ले राइटिंग के नहीं। तो ज्ञान तो नहीं दिया करें। अभिनव, आपने एक फिल्म लिखी है और आप सलीम खान साहब के लिए इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी सुपरहिट फिल्में दी है, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में स्टैब्लिश किया है। हाँ, तो लोग क्यों माने कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, या सलीम ना खान? माने। मैं कौन सा किसी को पिस्तौल रख रहा हूँ कि आप मेरी बात मानो, पर ना माने लोग। लेकिन फैक्ट इज चोरी तो चोरी है ना यार। और इसका मतलब ये थोड़ी कि बिना चुराई हुई चीज़ हिट नहीं होती भाई। 80 के दशक में जापान नंबर 1 था इलेक्ट्रॉनिक्स में, सैन्यो, पैनासोनिक, कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। फिर पूरे 90 के दशक में चाइना ने सब चोरी करके, उनका ना रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीप रेप्लिकाज बनाए। चाइना इकोनॉमिक पावर हाउस हो गया। देखिए, सब माल चुराया हुआ, एक का भी ओरिजिनल कोई R&D नहीं है। और जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स का भट्टा बैठा दिया चाइना ने। अब आप भूल गई वो दिन जब सस्ते VCD प्लेयर 1000 रुपए के, जिसमें पैल, NTSC सारे फॉर्मेट के वो चल जाते थे। जापानीज गुड्स में सब अलग अलग होता था। ये सब जब चलता था, चोरी चलता था। पर अब पेटेंट लॉज, IPR लॉज, ये सब बहुत स्ट्रांग हो गया है। इंटरनेट हर जगह पहुंच गया है, सोशल मीडिया। अब तो गाना आते ही ना उसके कहाँ कहाँ से उड़ाया है वो पब्लिक धो के रख देती है उसको। 1 सेकंड में सोर्स पता चल जाता है। मतलब फिर ये कहना कि पिक्चर उस समय चल गई तो मैटर नहीं करता कि वो चोरी की थी कि नहीं। अरे यार, एक्नॉलेजमेंट एक चीज़ होती है। इंस्टाग्राम पे जब पिक्चर कट सी मिलता है, कौन सा हर किसी को पैसे मिलते हैं, और एक एक्नॉलेजमेंट चीज़ होती है कि आप किसी को एक्नॉलेज करो कि यार हमने इससे प्रेरणा ली। और प्रेरणा की बात है, मतलब मुझे याद है स्लमडॉग मिलियनेयर में ऑस्कर मिल रहा था डैनी बॉयल को, तो उसने अपनी ऑस्कर की स्पीच में बोला कि मैं इसकी प्रेरणा मुझे ब्लैक फ्राइडे, मेरा दोस्त है अनुराग कश्यप, उसकी ब्लैक फ्राइडे फिल्म की वो धारावी चेस सीक्वेंस से प्रेरणा मिली। तो वहाँ के लोग ऑस्कर की स्पीच में बोल सकते हैं, अपनी अवार्ड के फंक्शन में एक्नॉलेज कर रहे हैं कि किसी ने उनको इंस्पायर किया। ये लोग तो कुछ नहीं करते, ये तो छुपाते फिरते हैं और अपने आप को बड़े टॉप राइटर तुर्रम खान बताते हैं। अभिनव, एक चीज़ जो पूरे इंटरनेट पे गूंजी थी कि वाई नॉट यू आर शोइंग योर टैलेंट फ्रॉम योर फिल्म्स। ऐसे शिकायत करने से क्या होगा, या खान फैमिली के खिलाफ बोलने से क्या होगा? आप अपना काम करके दिखाइए, दबंग जैसी और सुपरहिट फिल्म बनाकर बताइए। सलमान नहीं, किसी और सुपरस्टार को लीजिए, इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर नहीं, बाहर से कोई प्रोड्यूसर लेकर आइए। नहीं, इतने साल से मैं यही कर रहा था। ये जो 2020 में मैंने शिकायत करी थी, ये मेरे सारे प्रोजेक्ट सैबोटाज करते हैं। ये इसीलिए कह रहे हैं कि आप कुछ काम करो, क्योंकि हमको करने नहीं देंगे। काम तो मैं अकेले नहीं कर सकता ना। मैं स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ अकेले, मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी हैं, लिख के तैयार बैठे हूँ। पर जैसे ही मैं कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूँ, कुछ करने जाता हूँ, तो कुछ दिनों के बाद मेरा फाइनेंसर बैकआउट हो जाता है। हाँ, मेरा प्रोड्यूसर बैकआउट हो जाता है। कभी कोई टैलेंट एसोसिएट होगा मुझसे, वो बैकआउट हो जाते हैं। पिछली बार मैंने आपको नाम भी लिया था कि कैसे 2020 के जून में सोनी लिव ने कमीशन प्रोग्राम में 60 लाख रुपए खर्च करके हाथ हटा लिया। तो सोनी लिव का बॉस जिसने बैकआउट हुआ वो कौन निकला? सलमान खान का जिगरी दोस्त, जिसने सलमान खान को सोनी पे प्रोड्यूसर बनाया। तो घूम फिर के ये यही चाहते हैं कि इसमें मेरा टाइम वेस्ट होता जाए और सलमान का करियर बचा ही कितना है। 60 साल का तो है ही है, ये तो घसीट रहा है। जब तक जेल से बाहर है कुछ माल बन जाए
क्योंकि इसके जेल वेल केस चलेंगे, लॉयर्स वॉयर्स को बहुत पैसे देने पड़ते हैं, हाँ सिक्योरिटी के बड़े पैसे देने पड़ते हैं। इनका कैश फ्लो तो चौपट हो चुका है। अब अगर ये प्रॉपर्टी बेच के खर्चा निकालेंगे तो मार्केट में इन पर हंसी उड़ेगी कि सलमान खान के इतने बुरे दिन आ गए, ये अब संपत्ति बेचनी पड़ रही है। पर देखो मैंने तो महल नहीं बना पाया, मैं कोई बात नहीं, लेकिन इसके तो बिकवा दूंगा मैं सारे, इसकी सारी काली जमा की हुई ना काली संपत्ति सब बिकवाऊंगा। देखो इस पॉडकास्ट के दौरान कई लोगों ने बताया कि बीइंग ह्यूमन के जरिए सलमान ने कितने लोगों की मदद की है। आप सिर्फ एक साइड दिखा रहे हैं, उनका ह्यूमैनिटेरियन योगदान भी बहुत है सोसाइटी को। इलाज करवाया है उन्होंने कई कैंसर पीड़ितों का। तो इससे क्या मतलब अपराधी नहीं है, हो सकता है कराया हो लोगों का। दो बातें, क्या यही एक अकेला इंसान है जो समाज सेवा करता है? और लोग नहीं करते? क्या मैं नहीं करता? मैं भी करता हूँ, मैं दिखाता नहीं, ये दिखाता है हर चीज़। और उसका एक मकसद है, अपनी धूमिल छवि को ठीक करना, इसलिए दिखा दिखा के किया जाता है। ये क्यों दिखाया जा रहा है? छवि क्यों ठीक करना है? क्योंकि इतने सारे कोर्ट केसेस हैं, ताकि जनता की सहानुभूति मिले और बोले कि नहीं यार वो हिरन जो था ना गलती से मर गया था, सलमान को छोड़ दो। हाँ वो गाड़ी ना अपने आप चढ़ गई थी लोगों पे, सलमान को छोड़ दो, उसने नहीं। देखो कोर्ट भी यही कह रहा है, एक तरफ कोर्ट मैनेज करते हैं, सारे एविडेंस मैनेज करते हैं, सारे गवाह मैनेज करते हैं। और इन्हीं के पिताजी की जो फिल्में लिखते थे उस ज़माने में, आपको याद होगा बड़ी फिल्में आती थी जब गुंडे किसी सीधे साधे आदमी को बीच बाजार ना पीटते थे या मारते थे, और सबको खबरदार करते थे कि अगर कोई सामने आया तो, और फिर पुलिस आती थी बाद में इनकी हर फिल्म में, और उनको सबूत नहीं मिलते थे, गवाह नहीं मिलते थे, तो अपराधी छूटा रहता था। तो लगभग हर फिल्म की क्राइम ड्रामा की यही कहानी होती थी। तो ये इन लोग प्रैक्टिस करते हैं कि जो आया आगे उसको टारगेट करो। तभी तो वो कांस्टेबल रविंद्र पाटिल, जो इनका पुलिस प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन था, जब गाड़ी चढ़ाई थी इन्होंने, उसने तो बयान दिया था कि गाड़ी यही चला रहा था। उसकी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में कैसे मौत हो गई और पुलिस ने उसकी जांच क्यों नहीं की? तो पुलिस भी इन्वॉल्व है, पुलिस के बहुत सारे लोग एट वेरियस लेवल्स इन्वॉल्व हैं, इनके कनेक्शंस दे रन डीप रूट। पिछली बार बताया ही कि पता ही नहीं चला कि ड्राइवर कौन था उस गाड़ी का, या वो टेस्ला थी जो सेल्फ ड्राइव पे चल रही थी। आप जैसा कह रहे हैं कि सलमान अपनी इमेज को बहुत कवर अप करने की कोशिश करते हैं, डैमेज कंट्रोल करते हैं। जो ये पॉडकास्ट था एक तरह से डैमेज तो हुआ है सलमान की इमेज भी, यही मकसद था। ये सलमान ने बोला ना, ये इसलिए पॉडकास्ट करके उल्टा सीधा बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास काम नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, मस्त खा पी रहा हूँ। हाँ, और मकसद ये था कि सलमान की झूठी छवि खराब करना, और वो मैंने कर दी। अब तुम अपनी छवि ठीक करके बताओ। तो वही तो कह रहा हूँ, मैं अपने महल नहीं बना पाया, उसके लिए अब तुमको क्या कोसूं, पर तुम्हारे बिकवा जरूर दूंगा मैं, ये तो तय है। खुला चैलेंज है, काउंटर करो मुझे, केस वेस करो, मरवा दो मुझे, फिर देखो क्या होता है। तो डर तो इनको भी लगता है ना, इनका क्या होगा, मेरा तो जो होगा होगा, इनका क्या होगा, इनके परिवार का क्या होगा, बड़ा लंबा चौड़ा खानदान है, तो घबराहट तो इनको भी होती है ना। और डरपोक हैं, कायर लोग हैं, ये कायर लोग हैं। इन आँख, वो बिग बॉस पे जो जवाब दे रहे थे उसमें भी आंख नहीं मिल रही थी अपनी ऑडियंस को, प्रवचन दे रहे थे, कुछ काम किया करो, ये किया करो। अरे तुम कुछ काम कर लो, हाँ, दूसरों की हक को चोरी करने के अलावा कोई ढंग का काम कर लो जिंदगी में, दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो आपको दिया, दबंग के आप डायरेक्टर हैं, हम उसी रूप ये में क्या हक है? दबंग के डायरेक्टर होने से पहले मैं दबंग का राइटर हूँ। हर चीज स्क्रिप्ट से शुरू होती है। ये बात सलमान खान से अच्छा कोई नहीं जानता इस इंडस्ट्री में। ये सलीम खान के बेटे हैं। सलीम खान ने 25 इंटरव्यू में बोला है बड़े फक्र से कि हम अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसे मिलते थे। हाँ, हमने अबरार आलवी को फोन करके बोला कि एक दिन राइटर पैसे लेगा ज्यादा एक्टर से, तो मुझे दो, 150 करोड़ तुम लेते हो, तो मेरे 200 करोड़ तो होने चाहिए ना सलमान खान फिल्म लिखने के। तो हक राइटर का होता है, राइटर तय करता है कौन उसको डायरेक्ट करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा। मैंने तय किया, अरबाज ने भीख मांगी मुझसे प्रोड्यूसर बनने के लिए। ये फिल्म हमेशा से मेरी थी और मैं राइटर डायरेक्टर अटैच था उस पर। तो सब कुछ जानते हुए इन लोगों ने मुझसे छीनने की कोशिश की है। आप मोबाइल पे आप क्या कहते हैं, चेन पहन के खिड़की पे विंडो सीट पे ट्रेन के बैठेंगे, कोई चेन खींच के ले जाए तो क्या उसकी हो गई? चेन स्नैचिंग नहीं हुई। तो ये आइडिया स्नैचिंग है। मेरे आइडिया को कैसे कब्जा करो। दबंग 2 में भी तो सलमान आपको लेना चाहते थे,
तो डेफिनेटली वो आपको क्रेडिट देना चाहते थे, आपके साथ काम करना चाहते थे, इसीलिए आपको दबंग 2 के लिए कौन याद बोला किया। सलमान मुझे लेना चाहते थे दबंग 2 में? जो सलमान और अरबाज ने हर एक इंटरव्यू में कहा लेना क्या होता है? कि हम उनके साथ, लेना क्या होता है? ये किसी और को ले लें, स्टीवन स्पीलबर्ग को ले लें, सामने वाला हाँ कहना चाहिए ना। तो मैंने कब हाँ कहा? मैंने तो ना कहा कि मुझे नहीं करनी। फिर इन्होंने भीख मांगी, हाँ, मेरे को बदनाम किया, तमाम आर्टिकल दिए अरबाज खान ने। फिर एक बार हम मिले थे जब दबंग का सैटेलाइट टेलीकास्ट होने वाला था, तो वहां अरबाज खान को शक था कि मैं जो पैसे मुझे बाहर मिल रहे हैं वो इनसे भी मांग लूंगा। तो अरबाज खान ने मुझे बोला कि सर अगर आप कुछ सोच रहे हो तो पहले बता दो। और अरबाज खान का मुंह गंदा हो ही जाता है जब पैसे की बात आती है, सर पहले बता दो। तो मैंने कहा आज तक मैंने 1 रुपया मांगा है आपसे? कहता है नहीं अभी तक तो नहीं मांगा। मैंने कहा तो आज कौन सा मांग रहा हूँ? तो कहते हैं क्या बात है, क्या बात है। तो इन्होंने अज्यूम कर लिया कि मैं दबंग 2 कर रहा हूँ, और फिर मुझ पर दबाव डालने लगे कि वही पहले वाले की तरह कि बाकी सारे काम छोड़ दो। तो मैं अष्टविनायक की फिल्म साइन कर चुका था, तो कह रहे नहीं वो बाद में होगी, पहले दबंग 2 करो। उसको स्क्रिप्ट अपनी जल्दी से लिखवानी थी फ्री में, और इतना दबाव बढ़ा दिया मेरे पे कि नहीं 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 जिद करके। तो मैंने बोला कि यार दबंग अभी सलमान रेडी कर रहा है, उसके बाद बॉडीगार्ड करेगा, हाँ अभी 1-1.5 साल है, तब तक मैं अपनी फिल्म बना लेता हूँ। तो नहीं ऐसे थोड़ी होता है, 1 साल तो लग ही जाता है स्क्रिप्ट लिखने में। मुझे नहीं लगता दबंग की स्क्रिप्ट लिखने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, मुझे पता है। तो उसने ऐसे थोड़ी होता है, इतने आप इंटेलिजेंट हो गए तो बताओ दबंग की पार्ट 2 की शुरुआत कैसे होगी? तो दबंग 2 का जो ओरिजिनल फर्स्ट सीन है वो वहीं पे बनाया था मैंने कहा वैसे ही एक क्राइम होगा, हाँ, कुछ लुटेरे जो हैं वो लूट बांट रहे होंगे आपस में, दरवाजे पे नॉक होगा, पर इस बार सबको पता है कि चुलबुल पांडे दरवाजा तोड़ के आता है, तो सब अपनी पोजीशन ले लेंगे, और वो एक आदमी उसका शटर खोलेगा तो देखेगा कि बाहर चौबे जी खड़े हैं। सामने वाला पूछता है चुलबुल पांडे क्यों नहीं, कहाँ है? तो बोलता है हर बार साहब दरवाजा तोड़ के थोड़ी आएंगे, और तभी दीवार तोड़ के अपनी गाड़ी में चुलबुल पांडे घुसता है। तो अरबाज खान हंसते हंसते जमीन पे गिर गए कुर्सी से, बोले यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। और मैं बड़े दया भावना से उसको देख रहा था। मैं कहा यार इतना बड़ा ढक्कन मेरे हाथ लगा है। वहीं से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यार ये फिल्म कैसे छोड़ूं मैं, मुझे फिर वही फिल्म दोबारा बनानी पड़ेगी। इतना बोरिंग काम। और एक्टर का क्या है, वो तो 30 दिन 40 दिन सेट पे आके अपना डायलॉग बोल के चला जाता है। मेरी जिंदगी के 2 साल चले जाते हैं, ना ये पैसा देंगे, हाँ मेरे 2 साल खर्च होंगे, ना ये इज्जत देंगे, तो मैं अपनी जिंदगी का वक्त क्यों दूं इनको? फिर मैं वहां से घर आया, घर सोचता रहा कैसे झेलूं। अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, अपने क्लोज फ्रेंड से कंसल्ट किया, फिर अल्टीमेटली आई केम टू अ डिसीजन कि मुझे नहीं करनी दबंग 2। तो इसलिए मैंने एसएमएस लिख के भेज दिया। इस एसएमएस का भी बहुत जिक्र कई बार सलमान एंड अरबाज ने कहा, और सलमान ने स्पेशली कई इंटरव्यूज में कहा, आई वाज शॉक्ड कि अभिनव ने मैसेज भेजा, उसने कॉल भी नहीं किया, और उनके कुछ पॉइंटर्स थे जो जिसके तहत वो काम नहीं करना चाहते थे। मैंने वो क्या एग्जैक्ट वर्ड्स उसके क्या थे, कोई पॉइंटर्स नहीं थे। मैंने बस मुश्किल से 2 लाइन 4 लाइन का मैसेज था कि आई डोंट थिंक सलमान विल एवर एक्नॉलेज माई कंट्रीब्यूशन टू दबंग। क्योंकि आप देखो दबंग के टाइम के कोई भी इंटरव्यू देख लो, सलमान मेरा नाम तक नहीं लेता है किसी भी इंटरव्यू में। अगर बहुत जिक्र आ गया तो बोलता है वो डायरेक्टर कौन था, फिर कोई और नाम बताता है मेरा, तब हाँ वही। दिस इज हाउ ही डज। अभिनव जी, एक चीज़ जो पिछले पॉडकास्ट को जो रिएक्शन मिला इंडस्ट्री से भी, वो ये था कि ठीक है सलमान, अरबाज या सोहेल, इनके साथ आपके डिसएग्रीमेंट्स और झगड़े ये सब वैलिड है, ठीक है, समझा जा सकता है, लेकिन आपने सलीम खान साहब को लेकर जो चीज़ें कही वो थोड़ी अजीब थी। सलीम खान साहब इतने सीनियर रिस्पेक्टेड हैं इंडस्ट्री के, उनके खिलाफ आपने इस तरह की बात क्यों कही? इस सीनियर होने का मतलब क्या है? अगर मर्डरर जो है वो उम्र बढ़ जाए तो क्या वो मर्डरर नहीं होता? या किसी की उम्र ज़्यादा हो तो अगर वो क्रूएल्टी दिखाए तो वो क्रूएल नहीं कहलाएगा? मतलब
सलीम खान 90 के हो गए तो क्या ये इस बर्बरता में शामिल नहीं थे? शुरू से शामिल थे। हाँ, और मतलब औरंगजेब जो है, औरंगजेब 87 का था जब मरा था। हाँ, आपने छावा देखी थी इस साल? औरंगजेब की क्रूएल्टी तो, वो तो बहुत 87 साल का था, फिर तो उसको माफ कर देना चाहिए। तो औरंगजेब ने मरते दम तक कितना कत्लेआम मचाया है, और हमारे संभाजी महाराज की क्या हालत करी उसने बाद में। तो सलीम खान की बर्बरता कम नहीं हो जाती उनकी उम्र के हिसाब से, उम्र से। उनको अपने क्राइम्स फेस करने चाहिए। ये सलमान और उनके भाइयों की गुंडागर्दी के डर से कोई उनसे आज तक सवाल नहीं पूछ पाया सलीम खान से, इसका मतलब ये नहीं इन्होंने गलत काम नहीं किए हैं, बहुत किए हैं, और इनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। अच्छा है कि ये जीवित हैं, भगवान इनको लंबी आयु दे, हाँ, लेकिन इनको अपने कुकृत्यों का जवाब देना पड़ेगा। और जब ये भाई इनके मेरी फिल्म मुझसे चुरा के दबंग 2 बना रहे थे, ठीक उसी समय सलीम खान की एक फिल्म जंजीर का रीमेक हो रहा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जी। जो प्रोड्यूसर की फैमिली थी वो महराज, प्रकाश मेहरा शायद, उनकी फैमिली ने रामचरण के साथ ये फिल्म बना रहे थे वापस। तो सलीम खान ने केस किया था कि हमने इनको सिर्फ एक बार फिल्म बनाने की अनुमति दी थी, और 6 करोड़ रुपए मांगे थे दोबारा, और मेरे ख्याल से 4 करोड़ कोर्ट ने अवार्ड भी किए थे। तो जब इनकी स्क्रिप्ट दोबारा नहीं बन सकती थी, और उसी टाइम पे इनके बेटे चुरा रहे थे मेरी कहानी, और उस पे दबंग 2 बना रहे थे, और दबंग 3, इन दोनों में तो मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया, पैसे तो दूर की बात। तो ये अपने बच्चों को रोक नहीं सकते थे, इन्हें पता नहीं था। और अगर ये बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को पता नहीं था, ये झूठ बोलते हैं। ये इनके लड़के हर काम इनके घर में इनसे पूछ के होता है, और सबसे बड़े चोर ये बाप है इनके, सलीम खान। और उन्हीं का हमारे यहाँ एक कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती होवे अपने कर में। ये इनके बच्चे, इनकी औलादें सब अपने पिता का धर्म निभा रही हैं। इनके पिताजी ने सारी जिंदगी चोरी करी है और गुंडागर्दी करी है, लोगों को डराया है, धमकाया है। इसलिए जब सलीम जावेद अलग हुए थे, सलीम खान के साथ लोगों ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ? और अब इनके बेटे भी वही कर रहे हैं। दबंग की एक और कहानी हमारे पॉडकास्ट के बाद सामने आई कि दबंग फिल्म की जो लेंथ थी वो काफ़ी लंबी थी और उसे कट शॉर्ट करवाना था, और डेविड धवन एक मास्टर एडिटर थे जो फिल्म की नफ्स जानते थे कि इसको छोटी कैसे की जाए। तो दबंग के लिए भी अरबाज खान डेविड धवन को ही लेके आए और कहा कि बताइए इस फिल्म को कैसे छोटा किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरबाज खान का एडिट से कोई लेना देना नहीं है, अरबाज खान का फिल्म से ही कोई खास लेना देना नहीं था। पीछे का सारा काम, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, प्रोडक्शन अरेंजमेंट सोहेल करता था। अरबाज का सिर्फ नाम है, और सारे मेरे काम में दखल अंदाजी सलमान करता था। हाँ, डेविड धवन को वो ज़रूर लेकर आए थे। डेविड धवन बहुत सीनियर एडिटर हैं और FTI से पास आउट हैं, पर मुझे नहीं लगता डेविड धवन को FCP या ना एविड ऑपरेट करना अभी भी आता है। वो स्टीनबैक पे एडिट करते थे। हाँ, उनको एडिटिंग सेंस है। तो दबंग करीब पौने तीन घंटे की फिल्म थी, ये बात सच है, ठीक है। और मुझे इन लोगों सरबाल ने दबाव डाला कि फिल्म छोटी कर, मैंने छोटी करी भी, तो वो 2 घंटा 20 मिनट के करीब आई। सलमान को लेंथ से ज़्यादा दूसरों के रोल से प्रॉब्लम थी। अरबाज का पूरा रोल काट दिया, और अरबाज का गया तो गया, वो तो भाइयों ने सेटल कर लिया आपस में। अरबाज के साथ माही गिल ने एक रोल किया था, बहुत ही, वो सेकंड लीड थी फिल्म में, सेकंड लीड हीरोइन। उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया इन्होंने। बाद में माही ने बोला भी किसी इंटरव्यू में कि मेरा दबंग से मेरा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अरबाज के ट्रैक में थी वो, अरबाज का रोल लिया तो उसका भी चला गया पूरा। बल्कि मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से माही, तेरे से माफ़ी मांगना चाहता हूँ मेरी बहन, तू जहाँ भी है, मैंने तेरे साथ न्याय नहीं किया, और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा। मतलब उस लड़की ने मुझसे कभी एक सवाल भी नहीं पूछा। उसने बोला अभिनव तू जो कहेगा। और इनफैक्ट जब अरबाज खान नहीं थे फिल्म में, तब एक बार मैंने माही को ऑफर भी की थी देवडी के बाद
तो वो बहुत एक्साइटेड थी रज्जो का रोल करने के लिए, लेकिन उस समय हीरो नहीं हो रहा था मेरा। फिर अरबाज खान की एंट्री हुई, प्रोड्यूसर आ गए, हीरो हो गया, सब हो गया। तो फिर मैंने इसको अरबाज के अगेंस्ट क्या कहते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड का रोल ऑफर किया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, न उसने पैसे मांगे, जो पैसे दिए गए चुपचाप लेके वो जैसा बोलो करती थी। लेकिन उसके साथ बहुत अन्याय किया इन्होंने, उसका पूरा रोल काट के फेंक दिया। ओमपुरी साहब, उनके मुश्किल से फिल्म में 5 या 6 सीन थे और बहुत अच्छे लिखे सीन्स थे, और वो रोल, उन 5-6 सीन्स, जिस क्वालिटी के वो सीन्स थे, वो सुन के ही ओम जी ने हाँ कहा था फिल्म पे। और फर्स्ट डे वो जो एक पॉलिटिकल रैली चल रही है जहाँ ओम जी आके मिलते हैं सलमान से, वहाँ पे जो सीन होना था, सलमान ने सुबह सुबह पूरा बोल दिया मैं नहीं करूँगा ये, क्योंकि उस सीन में चुलबुल पांडे को ओमपुरी के कैरेक्टर के पाँव छूने थे। उसने बोला मैं इसके पाँव नहीं छूंगा, बहुत एरोगेंटली, और मुझे प्रेशर डाल डाल के, जिसमें वे बोलते हैं ना हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे, उसका भी क्रेडिट ये लोग खा जाते हैं। वो पूरा सीन मैंने वहाँ बैठ के रीराइट किया, इस तरह से किया जब तक सलमान खुश नहीं हो गया कि हाँ ये ठीक है। उसके 5-5, 6-6 वर्जन लिखे, अब ये हो गए खुश कि हाँ ये करेंगे। फिर उस दिन 700-800 का क्राउड था हमारे पास जूनियर आर्टिस्ट का, क्योंकि पॉलिटिकल रैली शूट करनी थी, सब इंतजार कर रहे थे। फिर मैं ओम जी के पास गया सीन लेके, तो भड़क गए मेरे पे कि यार ये क्या है, तो सीन तो कुछ और है। तो मैंने कहा नहीं सर, वो सलमान करने को तैयार नहीं है, तो अभी ये सीन है, मैं क्या करूं। तो भड़क गए, कहते ये सलमान ने चेंज कराया। मैंने कहा हाँ मैं बात करता हूँ। वो वैनिटी वैन से बाहर आए, सलमान के सामने बैठे, उसको सुनाया कि सलमान ये क्यों करता है, तो ये अल्लाह ने इतना सब दिया है, तू सबके रोल क्यों खा जाता है। सलमान ने वहां से, और ओम जी भड़क गए, उन्होंने कहा मैं नहीं करता ये रोल, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, मुझे जो सीन सुनाए गए थे वही करूंगा। तो सलमान ने रूडली बोल दिया ओमपुरी जैसे सीनियर एक्टर को, हाँ नहीं करना, जाओ कुछ और करो। तो ओम जी भड़क के वैन में गए और मैं वहाँ खड़ा दंग रह गया कि क्या करें। और सलमान मेरी तरफ देखता है, बोलता है किसी और को कास्ट कर ले, इनको जाना है जाने दे। एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू, सो आई सेड लेट मी ट्राई, क्योंकि ओम जी के साथ मैंने युवा में भी काम किया था और बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। और मैं एक लास्ट ट्राई मारने, मिन्नतें करने गया ओम जी की वैनिटी वैन में, और बोला ओम जी हैव यू डिसाइडेड कि अब आप नहीं करोगे, तो आई वुड रियली लाइक टू हैव यू इन माई फिल्म, लेकिन वो बोल रहे हैं किसी और को कास्ट कर ले। तो उन्होंने 1-2 मिनट कुछ सोचा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला बेटा तेरी पहली फिल्म है ना। हाँ, मैं तेरे लिए करता हूँ, पर ये गलत तरीका है। और फिर उन्होंने जो भी रोल उनको मिला था उसमें भी अपना अच्छा बना लिया। ये क्लास था उस एक्टर का। व्हाट एन आर्टिस्ट। या व्हाट एन आर्टिस्ट। और ये ब्रैट है, इसको कुछ नहीं आता, बस दूसरों को नीचा गिराना, दूसरों की लाइनें खा जाना, दूसरों का रोल खा जाना, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए। आपने बताया कि अरबाज के भी सीन्स सलमान ने कट करवाए। हाँ, पूरी फिल्म में ये रात को 1:30 बजे मेरे कमरे में आता था, जब तेरे मस्त मस्त नैन गाना शूट हो रहा था। तो एनडी स्टूडियो में हम शैले में रुके थे, शैले बड़ा था तो एडिट स्वीट मेरे कमरे में लगा था। तो रात को 1:30 बजे नॉक हुआ सडनली, भाई आ रहे हैं। उसको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी एडिटिंग की, स्पीकर पे चल रहा था, एक्शन सीन हम एडिट कर रहे। आया, देखा, अरबाज का एक चेस सीक्वेंस था, इंट्रोडक्शन माही गिल और टीनू आनंद के साथ, वो पूरा उड़वा दिया। मैंने 4 दिन में शूट किया था, वो पूरा काट दिया। ये नहीं होगा। रीजन? इनसिक्योरिटी, ही वांटेड टू बी सीन। ये सारे भाई वही है ना, जैसे औरंगजेब का मैं उदाहरण दे रहा था। औरंगजेब ने क्या किया, अपने सारे भाइयों का गला काट के, मार के, दारा शिकोह का गला काट के अपने बाप को पेश कर दिया। तो दे हेट ईच अदर, पर पता नहीं क्यों साथ रहते हैं हर समय। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फैमिली टू अंडरस्टैंड। अरबाज ने क्वेश्चन नहीं किया कि मेरे किया होगा, अपने प्राइवेट मोमेंट में किया होगा, भाई भाई लड़े भी हैं मेरे सामने। हाँ, एक बार अपने घर में सलमान और अरबाज का वो झगड़ा हुआ और सलमान बर्तन वर्तन अपने फेंकने लगा कि मैं तेरा गलत क्यों चाहूँगा, इस टाइप से। तो मैं घबरा गया था। 3 ही लोग थे हम,
तो मैंने बीच में रोक रुकाव करने की कोशिश की। उसने बड़ी गंदे तरीके से मुझे घूर के बोला, यू आर नॉट इवन हियर। तो बेसिकली ही आस्क्ड मी टू स्टे आउट ऑफ दिस। तो भाई भाई का आपस में है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलता था, ये आपस में निपटे, और मैं क्यों पिसूं? यही तो दिक्कत आ रही थी ना कि एक भाई कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, एक अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और बीच में मैं पिसता हूँ। वही मैं जानना चाह रही हूँ कि फिर फिल्म एडिट किसके हिसाब से हुई? डेविड धवन के हिसाब से? नहीं, फिल्म अभिनव एडिट कश्यप मेरे के हिसाब से ही हुई। अच्छा। तो मुझे तो समझ में आ गया था कि ये लोग इलिटरेट हैं, इनको कंप्यूटर समझ में नहीं आता। तो हम एफसीपी पे एडिट करते थे, तो मैंने फिल्म पूरी एडिट की। फिर मेरा एडिटर था टीवी के दिनों से, प्रणव दीवार, उसकी पहली फिल्म ही थी ये। तो मैंने जो जो आता था इनके घर से, सबके नाम की एक एक कॉपी फाइल बनवा के रखी थी। अच्छा। तो मेरी एडिट के, मैंने कहा जब जो आए उसकी फाइल खोलना, और वो जो जो बोले चुपचाप एडिट करना। हाँ, उसकी फाइल में सबको अपना अपना वर्जन बनाने दो, एंड रिलीज डेट पास आने दो। अंत में जब क्राइसिस हो जाएगा ना, तो वो मेरे ही वर्जन पे जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इनको काउंटर मैनिपुलेट किया। ये लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, आर्म ट्विस्ट कर रहे थे मुझे। एक बार सलमान मेरे एडिटर को किडनैप करके और मेरी एडिटिंग मशीन उठा के अपने फार्म हाउस ले गया, तो कि वहां पे करेंगे एडिट। तो मेरे एडिटर जब जा रहा था रास्ते, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने बोला सलमान भाई मुझे ले के जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे, तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? तो मैंने कहा देख ले, उसी की फाइल खोल देना, जैसा बोले वो कर देना। तो उसने एक दिन कुछ किया, और फिर उसको बहाना मिल गया, क्योंकि इनके पास, इनके फार्म हाउस पे वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट होता था और स्टेबलाइज़र नहीं था। तो इसने बोला मशीन उड़ जाएगी अगर यहाँ पे, तो इस वजह से उसने वापस ऑफिस में आया। फिर मेरे एडिटर को कई बार धमकी दी कि एक सिलेंडर होता था, गैस एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर इनके एडिटिंग रूम में। तो बोलते अपने डायरेक्टर को समझा देना, अगर छेड़खानी की तो ये सिलेंडर उसके पिछवाड़े में डाल दूंगा। ये सलमान इस तरह की बातें बोल के जाते थे। तो वो डेविड धवन को लेकर आए थे, और मुझे डेविड धवन ना बहुत बोलते नहीं थे, वो हंसते रहते थे, और वो शायद उन्होंने मेरा दर्द देख लिया था मेरी आंख में। तो उन्होंने डेविड धवन को कुछ काम पकड़ा के चले गए सलमान खान की, यार ये फिल्म काटो। तो मैंने डेविड सर को बहुत प्यार से समझाया, मैंने कहा सर मेरी प्लीज़ हेल्प करो, आपने भी कभी फर्स्ट फिल्म बनाई होगी, और यू नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो उन्होंने मुझे उल्टा सिखाया कि अभिनव तू सलमान को गलत हैंडल कर रहा है, तू जानता नहीं वो कितना ज़िद्दी है, ये है वो है। मैंने कहा सर वो जैसा भी है आप कर लो हैंडल, ही ट्रस्ट यू, ही डजंट ट्रस्ट मी, ही ट्रस्ट यू, तो आप हैंडल कर लो मेरे लिए, मेरी फिल्म बनवा लो। तो डेविड सर ने मुझे बोला कि तू थोड़ी फिल्म तो छोटी कर, हाँ, क्योंकि उसको छोटी करवानी है फिल्म, अगर तू नहीं करेगा तो मनमानी करवाएगा मुझसे, तो तू ही कर दे थोड़ी। तो मैंने थोड़ा ट्रिम किया, या फिर मुझे बोलने को होगा कि मैंने करा दिया। तो डेविड सर ने मेरे रिक्वेस्ट पे जाके सलमान को बोल दिया कि अभी अच्छी लग रही है फिल्म, मैंने करा दिया। तो डेविड सर एक्चुअली हेल्प मी आउट, एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस। मेरी बहुत लोगों से बात होती है जो डेविड सर के असिस्टेंट रहे हैं, मगर डेविड सर ने मुझे बहुत हेल्प किया। और सॉरी, मुझे पता नहीं मुझे अभी बोलना चाहिए था कि नहीं, लेकिन शायद सलमान समझता है डेविड धवन ने उनकी हेल्प की और फिल्म सुधार दी। नहीं, फिल्म वही है जो मैंने की थी। हाँ, डेविड धवन ने सलमान को टैकल करने में मेरी मदद की। बीच में एक और इंटरफेयरिंग कैरेक्टर था, बोनी कपूर, सलमान उसको भी ले आता था, और बोनी कपूर ने मेरे हालात बहुत खराब किए हैं। हाँ, मेरी फिल्म ओरिजिनली पूरी फिल्म 70 दिन में होने वाली थी, इसने देख ली फिल्म शूट हुई सेट पे, इसको ही जेलसी, क्योंकि वांटेड शायद 200 दिन में हुई थी। तो इसने सलमान के कान भरे कि यार सलमान की फिल्म सिर्फ 70 दिन में कैसे हो सकती है, ना इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, और भड़का भड़का के पूरा फिल्म का अस्थि पंजर एक कर दिया। तो सलमान को चुगली कर कान भरने में बोनी कपूर का बहुत बड़ा हाथ है। फिल्म फिर भी अच्छी बन गई, तो सलमान मुझे बोलता है मैं बोनी को भेज रहा हूँ तेरे पास, एक फिल्म साइन कर लेना। और बोनी कपूर उसके बाद कई बार मिले कि अर्जुन कपूर के लिए लिख दो, तो मैं बोनी कपूर को भगा देता हूँ, और इतने पैसे मांगता हूँ उनसे कि उनकी रीच के बियॉन्ड हो, क्योंकि एकदम फालतू आदमी है बोनी कपूर। ये भी वही है, चुगलखोर, सलमान कैंप का कान भर भर के। तो अभी कोई पूछ रहा था मुझे कि तू बोनी को जानता है, तो मैं इसको योगी आदित्यनाथ निपटेंगे,
इसको वो यूपी वाली फिल्म सिटी मिली है ना, वहाँ पे चोरी करने दो इसको थोड़ा सा, तो इसको बाबा जी निपटेंगे, देखो। तब अर्जुन कपूर सलमान के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, तो क्या कभी अर्जुन कपूर का आना अर्जुन जाना तब यंग था और वो सेट पे कहीं कहीं आता था, शूटिंग वूटिंग देखता था, एंड ही हैड हिज ओन ओपिनियन ऑन थिंग्स. आई थिंक ही वाज सीइंग अर्पिता देन, आई डोंट नो. It's during those 2010, early 2010 types. But he was not an actor then. तो अब वो क्या करता था, क्यों आता था, मुझे तो यही पता था कि बोनी का बेटा है तो आता है. फिल्म का सबसे शानदार आइटम सॉन्ग है मुन्नी बदनाम हुई. इस गाने में सोनू सूद का ही होने वाला था ये गाना, क्योंकि मीडिया में भी ये खबरें हैं कि सोनू सूद ने शेदी सिंह का रोल एक ही शर्त पर एक्सेप्ट किया था कि मुझे एक गाना मिलेगा जो पूरा मेरा होगा. ये गाना पूरा सोनू सूद का होने वाला था. नहीं, ऐसा पूरा आधा नहीं होता है, गाना तो मलाइका का ही था, आइटम सॉन्ग था, पर उसमें जो मेल लाइंस थे जी वो सोनू सूद को गाने थे. और वो एक्चुअली पहले तीनों अंतरे फीमेल ही थे, बीच में सोनू सूद की लाइंस थी जो सोनू सूद ने गाई भी. सलमान की एंट्री इस गाने में सॉन्ग के बाद होने वाली थी. ओके. पर जब गाना रिकॉर्ड हो गया, वो सिचुएशन ये शुरू से थी हमेशा से. जैसे वो शोले में महबूबा महबूबा था ना, जय वीरू अपना धीरे धीरे घेर रहे हैं और गब्बर सिंह एंजॉय कर रहा है, उस तरह की सिचुएशन मैंने सोची थी कि सोनू सूद अपने अड्डे पे अय्याशी कर रहा है और पुलिस की रेड आ रही है. पर गाना जब इतना अच्छा बन गया और सलमान ने सुना ऑडियो उसका, तो बोला कि यार बेस्ट गाना ये है, इसमें मैं क्यों नहीं हूँ. तो मैं बोला क्योंकि ये आइटम सॉन्ग है. कहते नहीं, इसको इसमें मुझे भी डालो. मैंने डाले कैसे? कहते नहीं डालो, ये मेरे बिना नहीं हो सकता गाना भी. तो कर करा के हमने कहा यार क्या करें, अजीब सी सिचुएशन हो गई और सेट लग रहा था हमारा, 3 दिन में शूटिंग थी. तो रातों रात भाग के हमने लास्ट अंतरा फीमेल का हटा के उसको मेल अंतरा बनाया, और भाग भाग के ललित पंडित के साथ और ममता, हम सब ने मिलके लिखा था वो गाना, और उसको मेल अंतरा बनाया, भाग भाग के रिकॉर्डिंग हुई. और फिर मैंने सिचुएशन चेंज की कि जो गाने के बाद सलमान को पहुंचना था, तो वो एक अंतरा पहले पहुंच जाता है सीधे गाते हुए. तो उसमें सोनू सूद की लाइन सोनू सूद ने ही गाई है, तो ये भी पूरा सत्य नहीं है कि वो गाना सोनू सूद का था. सोनू सूद उस गाने में थे मलाइका के, वो सोनू सूद का अड्डा दिखा था. सोनू को कैसे कन्विंस किया कि सलमान भी है इस गाने में? यार सोनू को कन्विंस करना बहुत मेरे लिए मुश्किल नहीं था. सोनू मेरा फ्रेंड है और फिल्म इंडस्ट्री में वो भी काम कर रहा है, उसे मालूम है किस तरह से हीरो बुली करके ना सब खा जाता है. तो उसको मैं कभी सोनू को झूठ नहीं बोलता था. मैं उसको सोनू को मैंने हमेशा अपनी क्लियर सिचुएशन बताई. मैं कहा सोनू सलमान नहीं मान रहा है, आई एम सॉरी, तो तेरी लाइन्स तो तू गा ही रहा है. तो सोनू की इनसिक्योरिटी सिर्फ ये थी कि अब सलमान की एंट्री के बाद सोनू का डांस वांस बंद हो गया, फिर सलमान नाचा, सोनू का कंपटीशन आ गया उसमें. वरना वो गाना जो हिट हुआ था तो लाइमलाइट अकेले उसको मिलती तो ज़्यादा उसको फ़ायदा होता. करे तो हर एक्टर थोड़ा सेल्फिश होता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है. पर सलमान खान अपने बारे में तो बहुत सोचते ही हैं, दूसरों का भला ना हो जाए ये इस पे बड़ा ध्यान रहता है इनका. हाँ, तो दूसरों का काट के गिराते रहो. मलाइका को इस गाने में कास्ट किया गया. कहते हैं कि मलाइका के कपड़े, इसको लेकर भी काफी डिस्कशन हुआ था, क्योंकि तब वो खान फैमिली की बहू थी, तो उनको एकदम वल्गर ना दिखाया हुआ होगा, मुझे अब इतना डिटेल डिस्कशन याद नहीं है. पर ये देखिए उनकी फैमिली का इंटरनल मैटर है, और उनकी फैमिली अगर नहीं चाहती उनके घर की औरतें कुछ सर्टेन किस्म के कपड़े पहने तो ठीक है, वो इंटरनल है. पर हाँ, ये अनकंफर्टेबल थे कि मलाइका का प्रेजेंटेशन ना वल्गर हो जाएगा, क्योंकि ये मुन्नी बदनाम हुई थोड़ा रॉन्ची टाइप गाना था, तो उनको डर था कहीं मैं रॉन्ची प्रेजेंटेशन ना दूं. तो मैंने अश्योर किया था, क्योंकि मलाइका का आइटम सॉन्ग्स में एक अपना स्पेस क्रिएट किया था. जैसे इनकी स्टेप मदर हेलन जी ने नाम कमाया था, तो मलाइका ने भी बहुत नाम कमाया था. तो आई वॉन्टेड हर एंड आई फॉट टू हैव हर. दे डिडंट वांट हर, पर वो उनकी फैमिली सदस्य थी, तो बाद में क्लेम कर सकते हैं कि हम तो लेकर आए थे मलाइका को. ऐसा कुछ भी नहीं था. अरबाज स्पेसिफिकली डिड नॉट वांट मलाइका टू डू दैट सॉन्ग. तो वो और कपड़े वपड़े पे डिस्कशन इनका वो कुछ प्राइवेटली हुआ होगा, आई डोंट नो. ये अपनी औरतों को तो ढकते ही हैं, इनको तो दूसरों की औरतें नंगी चाहिए, और खुद ये नंगा है.
सलमान का तो निकनेम अंडरवर्ल्ड ने दिया था नंगा, शाहरुख खान को हकला, इसको नंगा, और आमिर को बटला बोलते थे वो। तो क्योंकि ये कपड़े पहनता ही नहीं था, इसको तो कपड़े पहनना मैंने सिखाया है। हाँ, दबंग पहली फिल्म है जिसमें शुरू से एंड तक वो कपड़े पहना था, फिर भी इसने, उसको सरप्राइज हो रहा था तो क्लाइमैक्स खत्म होते होते उसने अपनी शर्ट फड़वा दी। ये खुद करवाया सलमान ने? ये सलमान का और वो एक्शन डायरेक्टर का आइडिया था इनका आपस में। सलमान जिद करता था कि यार मेरी शर्ट ही नहीं उतरी पूरी फिल्म में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने प्लान किया, फिर मैंने कहा ठीक है यार, क्लाइमैक्स में ना एक काम करते हैं। अच्छा, क्लाइमैक्स में और वो प्रॉब्लम थी उसको कि सोनू सूद मुझे मारेगा, नहीं मैं मारूंगा अकेले। मैंने कहा आप अकेले मारोगे तो 2 घूसे, 4 घूसे, 5 घूसे, हीरो हो भाई, खत्म हो जाएगा वो। मैं कहा तो 2 वे फाइट होना बहुत ज़रूरी है हमको, अगर 10-12 मिनट का क्लाइमैक्स सस्टेन करना है। तो देन वी डिसाइडेड कि जब तक 2 वे फाइट हो रही है तब तक सलमान की शर्ट ऑन रहेगी, और उसके बाद हम मदर की डेथ की वो न्यूज़ डिलीवर करेंगे, और उसके बाद उसकी शर्ट फट जाएगी ऐसे। और वो कैसे कॉमिकल तरीके से जो शर्ट फटती है पर पर कि जैसे कि इसकी मसल बड़ी हो गई। तो इट वॉज डाउनराइट स्टूपिड थिंग टू डू, बट what to do? I had very little control over these things. क्योंकि अब तक तो ये बताया गया है कि सलमान के फैंस डिमांड करते हैं कि सलमान शर्ट उतारे, बट ये अब पता चला है कि सलमान खुद भी ऐसे सीन्स डलवाते हैं अपने नहीं, फैंस थोड़ी होते हैं शूटिंग पे डिमांड करने वाले। इनके फैंस जो बाकी जो घर पे आते हैं ना इनको देखने, छपरी, वो बोलते होंगे शर्ट उतारो, तो उस समय उतार के दिखा दो बॉडी अपनी, बहुत अच्छी लगती है उनको। पर बॉडी इनकी अच्छी है ही नहीं। तो फिल्मों में, और शुरू से सलमान की हर फिल्म देख लीजिए, इसको नंगा रहने का शौक है। हाँ, इसको लगता है बॉडी दिखा के बहुत अच्छा लगता है, तभी तो इसका नाम पड़ा था नंगा। दबंग पहली फिल्म है जिसमें इसको कपड़े पहनाए, मैंने इसको सोबर इमेज दी थी। लास्ट टाइम आपको बताया था, इसका इमेज मेकओवर करना था, इसके बाल क्रूकट किए मैंने, मूंछ लगवाई। हाँ, इसको डिसेंट कपड़े पहनाए, स्ट्राइप्ड शर्ट्स, सिंपल ट्राउजर्स। मूंछ के लिए कैसे रेडी किया? अरे ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसमें क्या है। अभी देखो, जरूरत पड़ी तो कैसे गलवान के लिए मूंछ बढ़ा के घूम रहा था, मेरी फिल्म के लिए नहीं बढ़ाई थी इसने, वो चिपकानी पड़ी थी नकली। जबकि मेरी फिल्म में सबने, हाँ, अरबाज ने इतने बड़े बड़े हैंडल बार बनाए थे, विनोद खन्ना ने बनाए थे, सोनू सूद के पीछे जो भी गुंडे थे देखो, ये बड़े बड़े हैंडल बार। तो इसने तो 6 दिन की भी मूंछ नहीं उगाई जैसी अभी मेरी है, नहीं, नकली। तो इसको पता नहीं, इसका टेस्ट अजीब सा है कुछ, इसीलिए मैं कहता हूँ ये छक्का है ना, नपुंसक आदमी है। इसको मतलब हमारे टाइम में जब मैं छोटा था, यंग था, टॉल डार्क एंड हैंडसम होती थी परिभाषा एक अट्रैक्टिव मैन की। ये पता नहीं तीनों आ गए खान और एक नई डेफिनेशन दे दी, चॉकलेटी बॉय। अब ये पता नहीं कौन से एंगल से ये चॉकलेटी हैं, फिर मुझे तो ये चिकने लगते हैं, वो क्या बोलते हैं, दोज हू स्विंग बोथ वेज। हम सलमान और दबंग और इस दौरान की बात करें, लेकिन आपके बातों में बार बार शाहरुख और आमिर का भी नाम आता है, जबकि उनके साथ तो आपने काम भी नहीं किया है, तो उन्हें क्यों इन्वॉल्व करते हैं आप बार बार? नहीं, ये देखिए मेरी कड़वाहट जो है ना, ये सबसे है, ये एक इकोसिस्टम से है, एक सोचने के तरीके से। इन लोगों ने जो नैरेटिव फैला रखा है कि हीरो से फिल्म बनती है, हीरो से फिल्म चलती है, फ्लॉप होती है तो डायरेक्टर से। हाँ, ये नैरेटिव को डिसमेंटल करना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं जिहादी मानसिकता के लोग बोलता हूँ। तो मैंने शाहरुख के साथ बहुत क्लोजली इंटरैक्ट किया है और आमिर के साथ काम भी किया है, तो तीनों का सोचने का तरीका एक जैसा ही है। सलमान क्या है, वो गुंडागर्दी करता है, गाली गलौज करता है, शाहरुख वो नहीं करते। पर शाहरुख का भी ना सोचने का तरीका यही है कि किसी तरह किसी का आइडिया ले लो। जो मैंने फिल्म पिच की थी वो इसीलिए नहीं बनी क्योंकि उसको चाहिए रेड चिलीज में बनाओ ताकि कंट्रोल उसका रहे, और मुझे चाहिए था कि भाई आप एक्टर हो, एक्टर की फीस लो और चुपचाप एक्टिंग करो, आपको करनी है तो।
तो वो टालमटोल हो गया। और वो भी वही ट्रायंगुलेशन करता है, डायरेक्टली बात नहीं करता, मुंह पे मीठा, पीछे कुछ और। तो एनी बट एटलीस्ट वो रूड नहीं है और ऐसा गाली गलौज नहीं करता, इंटिमिडेशन से काम नहीं करता। तो आई विल रिफ्रेन। आई नो अ लॉट अबाउट शाहरुख। मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, बट आई चूज टू गिव हिम टाइम एंड स्पेस कि वो, क्योंकि उसकी ही इज अ फैमिली मैन। उसका घर परिवार सब टूट जाएगा मैं मुंह खोल दूं तो। मुझे काफ़ी कुछ पता है और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को पता है मेरे शाहरुख के रिश्ते क्या हैं। तो और शाहरुख हैज़ नॉट रिएक्टेड। ये भी एक कंट्रोवर्सी हो रही थी कि आपने शाहरुख की तरफ क्यों। भाई शाहरुख को बुरा नहीं लग रहा, आपको कौन बुरा लग रहा है? क्यों? आप कौन? तो ये चमचो चपाटे जिनका ना दिहाड़ी चलती है उधर से, वो उनको ज़्यादा खलबली होती है या उनको कराई जाती है उंगली कि तुम बोलो तुम बोलो। तो शाहरुख आके बोले अगर उसको मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो। मतलब आप उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसी चीजें जानते हैं? मैं सब बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी द रीज़न फॉर हिज फैमिली ब्रेकिंग अप। ही इज़ अ फैमिली मैन एंड लेट हिम। सो आई होप he corrects his course and becomes the Shahrukh he was when he came to Mumbai to become an actor. ये सलमान के चक्करों में फंस के, क्योंकि सलीम खान के यहाँ बड़ा आना जाना था, तो कहीं किसी न किसी रूप में सलीम खान भी इनके मेंटर हैं। तो शाहरुख ट्राइड वेरी हार्ड टू कि मांडवाली करा दे मेरी और सलमान की। कई बार उसने मुझे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, मैं बात करूं क्या, बट आई केप्ट हिम आउट ऑफ देन। तो लीव शाहरुख असाइड। और अभी शाहरुख के ऊपर तो ना आर्यन खान वाला केस वेस हो ही रहा है, तो बेचारा वैसे ही परेशान होगा। तो मैं क्यों परेशानी करूँ? आमिर भी वही। आमिर के साथ मैंने 2-3 ऐड बनाए हैं। वो सबसे चालाक लोमड़ी है, बटला ना। वो तो सलमान से भी हाइट में छोटा है, पर क्या मैनिपुलेटिव आदमी है और सबसे शातिर चोर है। मतलब अमोल गुप्ते वाली कहानी पिछली बार भी शायद मैंने आपको बोला था कि ये डायरेक्टर्स को डोमिनेट मैनिपुलेट करने की किस्सा उसी ने शुरू किया था और उसके देखा देखी इसके साथ वालों ने। पर इसने मुझे भी मैनिपुलेट बहुत किया है अपने एड फिल्म्स पे, और ही वर्क्स थ्रू वेरी पावरफुल पीपल। अब इसने क्या चूरन दिया है, पर इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी को इसने फंसा रखा है, जिसमें प्रसून जोशी हैं, हाँ, राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं। इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं, पर पता नहीं क्या ना जिसने चूरन दे रखा है कि ये लोग छोड़ ही नहीं पा रहे इसको। राजकुमार हिरानी है, भाई इतने तगड़े फिल्म मेकर हैं राजकुमार हिरानी, ही शुड मूव ऑन टू अदर एक्टर्स एंड मेक्स हिज फिल्म्स। पर घूम फिर के वो शाहरुख आमिर के पास ही चले जाते हैं। आमिर खान यही करते हैं, इम्पॉर्टेंट लोगों को बहका के, पार्टी करा के, अपने घर में पार्टी करा के, शराब पिला के, खाना खिला के, वो कमज़ोरी ढूंढते हैं लोग। किसी की निगाह डोल जाए किसी खूबसूरत लड़की पे या कुछ, कोई कमज़ोरी हाथ में आ गई, अब ब्लैकमेल कर करके अपना काम कराता रहता है। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी, प्रसून जोशी जैसे महान राइटर, ना राकेश मेहरा जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ एज अ फिल्म मेकर, राजकुमार हिरानी इनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ, सबसे सक्सेसफुल हिंदी फिल्म मेकर हैं। ये सब लोग आमिर खान के घर पे क्यों मिलते हैं? क्या है इस बौने में, बटले में, जो औरों में नहीं है? क्योंकि मैंने जितने काम किए हैं, अगर ये 25 टेक देता है किसी चीज़ का, इसका फर्स्ट टेक और लास्ट टेक सेम होता है। इसको एक्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं आती और इतना भी फर्क नहीं आता है इसके परफॉर्मेंस में। और ये खुद ही देखता है अपने हर टेक को और फिर बोलता है एक बार थोड़ा सा ये रह गया, वो रह गया, कुछ नहीं। मतलब ही इज एनल। You get so tired working with Amir Khan, drained out, and he interferes in everything. वो एडिटिंग में भी हर चीज, उंगलबाजी, किसी को काम नहीं करने देता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। इट इज टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल। और आमिर खान को क्या है, मैंने कितने किस्से सुने हैं कि ये हीरोइनों के हाथ पे थूकता रहता है। आपने थूक जिहाद सुना होगा, तो जैसे सलीम खान लव जिहादी हैं, ये थूक जिहादी है। कभी जूही चावला, कभी ममता कुलकर्णी, सबके हाथ पे तो थूकता रहता है ये। तो ये तो इनका इंटेलिजेंस लेवल है। 21वीं सदी में ये थूक थूक के लोगों पे प्यार बढ़ा रहे हैं। अरे भैया, सलाइवा अल्कलाइन होता है। हाँ, आप इतना जो मांस वास खाते हो ना, उससे गर्मी होती है, एसिडिक हो जाती है बॉडी। सलाइवा अंदर लिया करो, उससे आपका खाना बेटर पचेगा, वरना गर्मी ज्यादा हो रही है आपको औरतों पे थूक थूक के। तो ये सब बकवास है, ये सब के सब जिहादी मानसिकता के लोग हैं। इनको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। ऐसा ही वो है सैफ, उसके साथ मैंने काम नहीं किया, कभी मिला भी नहीं हूँ,
पर देखता हूँ मैं समाचार में कितना विरोध हुआ था जब उसका बेटा पैदा हुआ था, वो तैमूर। मतलब पूरे देश में इतना आक्रोश है तैमूर लंगड़े को लेकर, तेरे को और कोई नाम नहीं मिला, तैमूर ही नाम रखना था। तो अब तैमूर बड़ा हो रहा है, अभी से पैपराजी को माँ बहन की गालियां देता है। किसी दिन पैपराजी ने मार मार के लंगड़ा कर दिया तो हो गया तेरा बेटा तैमूर लंगड़ा। मेरे ख्याल से इसका दिमाग खराब हो गया जब से इसने लंगड़ा त्यागी किया है ना। वो तैमूर लंगड़े से इंस्पायर्ड था। वो आक्रांता जो हिंदुस्तानियों की खोपड़ी के पहाड़ बना देता था काट काट के सर, इतना बर्बर था। और ये सैफ की कंपनी थी, एक प्रोडक्शन कंपनी, उसका नाम था इल्यूमिनाटी। ये ऐसे ऐसे करते हैं ना इल्यूमिनाटी। तो भाई जरा होमवर्क कर लो लोगों, जेंजीज, इल्यूमिनाटी क्या है। तो इनकी सोच ही क्रूएल्टी से भरी पड़ी है। ये चारों का नाम मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि ये एक तो चारों हैपन टू बी मुसलमान, पर कुछ तो है। मैं नहीं कहता कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, बहुत अच्छे मुसलमानों को जानता हूं, पर सारे आतंकवादी तो मुसलमान ही हैं इस देश में या अब दुनिया में। और जिहादी जो हैं वो जिहादी तो हमास और हिजबुल्ला वाले लड़ ही रहे हैं मिडिल ईस्ट में। इनको मैं कहता हूं जिहादी मानसिकता के लोग, ये जिहादियों का समर्थन करते हैं, उसके विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे। पहलगाम में हमला होगा तो ये जो लोग मरे, जिनको धर्म पूछ के मारा गया, उनके फेवर में कभी कुछ नहीं बोलेंगे। पर एक बंदा जो जिपलाइन वाला वो अल्लाह अकबर चिल्ला रहा था, उसके डिफेंस में खड़े हो जाएंगे कि ये तो मुस्लिम है, उसने तो अल्लाह अकबर यूं ही बोला, इस टाइप का बयान देंगे। तो ये हैं जिहादी मानसिकता के लोग जो जिहादियों को पनाह देते हैं और उनको प्रोपेगेट करते हैं, उनको बचाते हैं। तो ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस फैलाने वाली हरकतें, ये सब होता रहता है। और दिक्कत यह है कि अगर कोई गलती दिखाई देती है या कोई हादसा होता है जिसमें 4 मुस्लिम्स इन्वॉल्व हैं, इफ दीज पीपल आर द रोल मॉडल्स ऑफ मुस्लिम्स, यंग मुस्लिम्स, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड से कि ये गलत हो रहा है और साबित करें कि ये देश के नागरिक हैं। पर वो नहीं करेंगे। अब सबको समझ में आ रहा है और अब जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, कम से कम इनकी अच्छी सेवा हो रही है, तो अब डर लग रहा है इन लोगों को। जिन स्टार्स की आप बात कर रहे हैं वो कमाते भी अच्छा हैं और सोसाइटी को देते भी है। कभी भी जब बाढ़ आती है, क्या देते हाल ही हैं? में जैसे पंजाब में आई तो बाढ़। पंजाब छोड़िए, आमिर खान ने क्या दिया, आप स्पेसिफिक बात करिए। इसकी सबसे बड़ी हिट है दंगल, बहुत चली, कहते हैं 2000 करोड़ कमा लिए चाइना से ही और ये सब। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो जिनकी लाइफ पे बेस्ड है, महावीर फोगाट, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एक अखाड़ा खुलवा दें हरियाणा में जहाँ पे वो बच्चों को ट्रेन कर सके। और फिर उसी आर्टिकल में लिखा था आमिर खान ने मना कर दिया। कितना ही पैसा लग जाता एक अखाड़ा खोलने में। वो सारी कमाई तो महावीर फोगाट की कहानी पे थी। तो आई अंडरस्टैंड कि ही डजंट ओwe हिम एनीथिंग, ही डजंट ओwe हिम एनीथिंग। प्रॉब्ली जो भी राइट्स लेने के फीस तय हुआ होगा, उन्होंने दिया जरूर होगा। तो ये क्या चैरिटी कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये सब दिखाने के। आमिर खान से कंजूस कोई प्रोड्यूसर नहीं है, चिंदी है एक नंबर का, किसी को पैसे नहीं देता। और जिस फिल्म में एक्टिंग करता है किसी बाहर के प्रोड्यूसर की, उसका 85-90% प्रॉफिट ये लिखवा लेता है अपने नाम पे, एंड दैट्स हाउ ही कंट्रोल्स द प्रोजेक्ट्स। तो इसको डायरेक्शन करने का शौक है। हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझता है नहीं। वो सारे क्रिएटिव्स किसी और से लेगा और बस एक्शन कट बोलने के लिए उसको ये ऐसे करने का बड़ा शौक है। अरबाज खान को भी यही था। मेरे ख्याल से अरबाज खान और ये सगे भाई होने चाहिए थे कि ये ऐसे ऐसे करके ना शॉट बताना, कैमरामैन को सब चीज़ चेंज कर देना, ये इसका बड़ा शौक है कि दिखाई दे। वरना क्या है, इतने बड़े बड़े मुंह हैंडल बार लेके आ जाते हैं मीडिया के सामने, बड़े बड़े दिग्गज हैं, कुछ नहीं है, बहुत छिछोरे हैं। इनकी असलियत जनता जान जाए ना तो दौड़ा दौड़ा के जूते मारे। जिन स्टार्स की आप बात कर रहे हैं, उनकी फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो बोलता है। यार ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होता है? पैसे से हर चीज थोड़ी होती है। आज की डेट में तो यही देखते हैं कि फिल्म नहीं की नहीं, ये क्या है। देखते नहीं है, यही दिखाया जाता है। द ट्रूएस्ट नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज फुटफॉल्स। हाउ मेनी पीपल bought their ticket and watched your film, footfalls। और आज तक की सबसे बड़ी हिट है शायद हिंदुस्तान की बाहुबली 2, ठीक है, जिसके मात्र 5.5 करोड़ टिकट बिके हैं 140 करोड़ के देश में। 4% होता है। तो अभी भी हमारे देश में आज तक सबसे ज्यादा कोई देखने गया है फिल्म तो बाहुबली 2, 4% लोग हमारे देश के। इतना बड़ा मार्केट है। ये लोग दूसरों की बड़ी फिल्म बनने नहीं देना चाहते, रिलीज कंट्रोल करते हैं।
वही आमिर खान के इंपॉर्टेंट दोस्तियां, उसी में एक है अजय बिजली, पीवीआर आइनॉक्स के मालिक। 1800 सबसे बेहतरीन स्क्रीन्स जहां से आपका 90% तक कलेक्शन आता है, वो पीवीआर आइनॉक्स के पास है, मोनोपोली है। और वो आमिर खान का बड़ा सगा दोस्त है। तो आमिर खान कुछ भी बनाएगा तो उसको मिलेंगे 4000 स्क्रीन की रिलीज। पर अभी एक फिल्म हमने बनाई थी, मेरे एक असिस्टेंट ने, कुछ सिन्हा ने, शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा, सोनाक्षी थी उसमें, उसको बॉम्बे में 13 शो मिले, स्क्रीन नहीं, 13 शो फर्स्ट वीक। तो ये कौन डिसाइड करता है कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, किसको क्या देना चाहिए? तो ये बहुत ज़्यादा मतलब गलत हाथों में है और सरकार कुछ करती नहीं, कोई इंटरेस्ट लेता नहीं। आईएनबी मिनिस्टर कौन है किसी को पता ही नहीं चलता। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से किसी भी टाइम, आप भारत की आज़ादी से ले लीजिए, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम राज्यसभा लोकसभा में पूरे एंटरटेनमेंट सेक्टर से कम 50 से 60 एमपी होते हैं। हाँ, तमिल से, तेलुगु से, भोजपुरी से, हिंदी से जी। और येट हमारा एक भी आईएनबी मिनिस्टर फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है। और जो होता है उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। वो गवर्नमेंट अनाप शनाप कोई भी फंक्शन सरकारी हिसाब किताब में रख देती है, मंत्री जी को बुला के रिबन कटवा देते हैं और मंत्री चला जाता है। और जैसे चल रहा है चलता जा रहा है, लोगों के आइडियाज़ लूटे जा रहे हैं, या यंगस्टर्स पे अत्याचार हो रहा है, फिर कह रहे हैं हमारी इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं हो रही। इसको सीरियसली सबको ज़रूरत है कि गवर्नमेंट भी इंट्रोस्पेक्ट करे, कुछ करे। एक से एक अच्छे अच्छे लोग हैं। फिर जावेद अख्तर जब राज्यसभा गए थे, वो प्रेसिडेंट कोटा में गए थे, उन्होंने बड़ी लड़ाई की। और आज लिरिसिस्ट्स को और म्यूजिक कंपोजर्स को रॉयल्टीज मिलती हैं। अब पता नहीं जावेद साहब ने राइटर्स के लिए क्यों कुछ नहीं किया, शायद उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लिखना छोड़ दिया था, तब तक राइटर्स के लिए भी कर देते थे। राजा मौली साहब के फादर, वो भी गए हैं प्रेसिडेंट्स कोटा में। एक से एक लोग हैं। एक कमलेश पांडे बहुत बड़े राइटर होते थे 90s में, सौदागर, तेजाब, ये सब फिल्में लिखी। हाँ, लोवेल इंटास के हेड थे, जी टीवी के हेड थे। वो आजकल बच्चों को स्क्रीन प्ले लिखना सिखा रहे हैं यूट्यूब पे। ऐसे लोगों को पार्लियामेंट भेजना चाहिए बीजेपी को। ये सब खाली बैठे हैं, दे नो एवरीथिंग एंड दे विल वांट टू ब्रिंग चेंज। इनको बनाना चाहिए आईएनबी मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं किसको, वो रेलवे मिनिस्टर को बना दिया है आईएनबी मिनिस्टर। भाई हमारी इंडस्ट्री लोगों से चलती है, लोगों की समस्याएं समझनी पड़ती हैं। वो ये मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी है कि प्लांट सेटअप कर दिया रेलवे इंजन का। और ये तो पता नहीं कुछ अजीब ही चल रहा है। सब पॉलिटिकल पार्टीज में एपैथी है। और इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये एंटरटेनमेंट सेक्टर, जो सेक्टर आपको हर बार 60 से 70 एमपीज दे रहा है। और हर पार्टी यही हालत है, हर पार्टी यहाँ से लोग उठाती है। और वही ये सड़े गले एक्टर्स जो एक बार उनको लगता है जैसे बाकी वो ट्रॉफी होती है ना, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो एक बार सांसद बन जाए तो वो भी ट्रॉफी आ गई उनके पास। पर पार्लियामेंट में कुछ खास बोलने को होता नहीं उनमें। आपके हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री के किस एक्टर टर्न पॉलिटिशियन को देना चाहिए ये डिपार्टमेंट? यार देखो, मैं इसमें नहीं बोलूँगा कुछ पक्षपात, लेकिन जैसे मुझे याद है सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, तो एक एग्जिस्टिंग एमपी जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, निशिकांत दुबे, उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत सॉलिड सवाल उठाए थे इस पे। उन्हीं को बना देते। जब किसी की मृत्यु हुई एक अच्छे बंदे की, तब वो खड़े थे ना कम से कम। और वो तो बिहार के एमपी भी नहीं है, शायद झारखंड के हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई उन्होंने लड़ी, उन्हीं को बना देते आईएनबी मिनिस्टर। और बड़े अच्छे वो ना नेता लगते हैं मुझे, क्योंकि हर डिबेट में वो हिस्सा लेते हैं। और होपफुली वो मंत्री बनेंगे, आए, मैं पूरा प्रस्ताव रखूं, पूरा बताऊं उनको, समझाऊं हमको क्या सुधार की जरूरत है। पर यहाँ कुछ होता ही नहीं, फोटो ऑप्स होते हैं तमाम। और ये आज का बीजेपी की प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस का टाइम था तब भी यही हालत थी। शो पीस मिनिस्टर होता है तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? न्यायपालिका न्याय देती नहीं, पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती, हाँ, और मंत्री इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। गुंडागर्दियों का राज गुंडाओं का राज चल रहा है यहाँ पे। और यही होता है, जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक डार्कनेस में ना ये ऐसे ही निफेरियस एलिमेंट्स फलते फूलते हैं। और हैं ये निफेरियस एलिमेंट्स ना, ये तीनों चारों खान
और क्या मालूम, अभी देखो वो गिरीश वानखेड़े का खुला, ये जो सलमान जो आधा आधा किलो ना टैल्कम पाउडर नाक में डालते हैं, शायद उसका असर हो। ये लोग ऐसे क्यों हैं? तो इसकी जांच होनी चाहिए ढंग से। ये पूरा, बहुत लोग तो अब ट्रोल्स बोलते भी हैं इसको ड्रगी वुड, जी। तो है ये ड्रगी वुड है। सब एक से एक चर्सी भरे पड़े हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या नशा कर रहे हैं। क्या आपका कभी ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ जब आपको भी कहा गया हो कि जस्ट हैव इट? यार ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि हैव इट, कोई गन थोड़ी लगा रहा है। वो माहौल ऐसा होता है कि चार लोग फूक रहे होते हैं या कुछ खींच रहे होते हैं, आपको करना है तो आप भी कर लीजिए, पर देख सब रहे होते हैं कि कौन कौन कर रहा है। और मैं नहीं करता था तो शायद इसलिए मुझे कोई बुलाता नहीं है, लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं। मैं एक आध पार्टीज में खान्स के साथ रहा हूँ जब ये सब चल रहा था, और मैं चुपचाप कोना पकड़ के बैठा रहता था, तो ड्राइवर को बोल दिया जाता था कि सर को घर छोड़ दो। तो वो मैंने 2020 की चिट्ठी में लिखा था, हमाम में सब नंगे होने चाहिए इनके हिसाब से, और जो नहीं है उसको नंगा करो। तो ये देखते हैं कि इसकी कमजोरी क्या है, कोई ये इलीगल काम कर रहा है क्या, और कुछ मिला नहीं तो मैं निकल पाया, वरना मैं भी फंस जाता। और मुझसे पहले बहुत लोग फंस गए इस चक्कर में, सबने कुछ ना कुछ भाई ज्यादातर लोग तो थोड़ा कहीं टैक्स चोरी कर लेते हैं, फंस जाते हैं। क्या पैसे कौन नहीं बचाना चाहता, तो पैसे से फंसते हैं, या मर्द है नीयत खराब हो जाएगी किसी की, उससे फंस जाते हैं, लड़की घुमाने में, शादीशुदा लोग। तो हनी ट्रैपिंग, मनी ट्रैपिंग। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं टैक्स पूरा भरता हूं शुरू से, तो कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं मेरे लड़कियों में। काम से घर, घर से काम, काम से घर, तो मैं बचा रहा इन सब चीज़ों से। तो ये मुझे फंसा नहीं पाए, इसीलिए आज मैं बोल पा रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ। हाँ, वरना ये मैं कहीं मर गया होता, मुझे भी फंसा देते ये। और यहाँ पे यही होता है, जब भी कोई बोलता है तो सबसे पहले उसको कैरेक्टर स्मीयर किया जाता है, कैरेक्टर असैसिनेशन, ताकि उसकी बातों पर विश्वास कम हो लोगों को। तो ये बात आती है कि ये क्या बोल रहा है, ये खुद भी यही करता है। तो मेरे साथ अभी जो हो रहा है वो यही हो रहा है, सब लोग अंधेरे में तीर मार रहे हैं कि ये मोटा है, भद्दा। अच्छा, ये सब नहीं वर्क किया तो लोग बोलते हैं मेंटल है, दिमाग खराब है। जी। ये फेवरेट है सबका, क्योंकि कोई मेरी किसी भी सवाल का किसी के पास जवाब नहीं है। आपको डर क्यों नहीं लग रहा है? जैसे इतने साल आप चुप रहे, नहीं, मैंने कब कहा मुझे डर नहीं लग रहा? मुझे डर लग रहा है, पर आप बार बार क्यों पूछ रही हैं मेरे डर के बारे में? आप ये क्यों नहीं सोच रही कि इनको भी डर लग रहा है? डर तो सबको लगता है, हाँ, ये भी तो मारे जा सकते हैं ना, तो इनको भी डर लग रहा है। मुझे कम डर लग रहा है इनसे, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया और मैं सच बोल रहा हूं। इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इनका जीना आराम हो गया है, हाँ, क्योंकि इन्होंने गलत बहुत किया है। मैं तो इनवाइट करता हूं भारत सरकार, मोदी जी प्लीज की बना के भेजो कि कोई बेंच वेंच, सबकी जांच करो, मेरी भी करो, और जिसके खिलाफ गलत मिले सबको ना आप क्या कहते हैं पनिशमेंट दो, पर कुछ करो मोदी जी, बहुत लेट हो रहा है। आप ही से उम्मीद है इस देश में, और किसी को नहीं। आप ही से डरते हैं ये लोग, क्योंकि आपके खिलाफ भी कुछ नहीं ढूंढ पाए आज तक, न बुलडोजर बाबा के खिलाफ ढूंढ पाए, तो आप ही कुछ कर सकते हैं। तो कोई एसआईटी वैसाईटी बना के ढंग से आप भेजो पब्लिक प्लेटफॉर्म में, जहां पे लोग आके शिकायत कर पाए। इतनी लड़कियां मीटू में आई बाहर, कोई सुनवाई ही नहीं थी उनके दर्द की। मैंने 3-3, 4-4 कार्यक्रम किए फिल्म इंडस्ट्री में, दिल्ली से बीजेपी से जुड़े, सरकार से जुड़े लोगों को लेकर लाया, मैं आरएसएस से जुड़े लोगों को लेकर आया यहाँ पे। तमाम लड़कियां जो बाहर आई थी सबको इनवाइट किया मैंने, कुछ आई कुछ नहीं आई, सबने अपनी कहानी, और खुले में किया मैंने इनकी नाक के नीचे 2019 में। एंड वी वर सपोज टू टेक एक्शन, बट वी वर वेटिंग फॉर महाराष्ट्र इलेक्शंस टू गेट ओवर। और महाराष्ट्र इलेक्शन में उद्धव ठाकरे ने पासा बदला और गवर्नमेंट चेंज हो गई, और फिर कोविड का लॉकडाउन लग गया 3 महीने बाद। वो तो सुशांत की जब डेथ हुई तो लॉट ऑफ पीपल जस्ट लॉस्ट पेशेंस एंड केम आउट वॉलंटरली एट द सेम टाइम
सो इट बिकेम अ ट्रिगर पॉइंट वेयर उधर से कंगना ने बोला, मैंने बोला, पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों ने ना अब ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर दिया। सुशांत के फैंस थे, क्या था, ग्रुप्स बन गए, ऑर्गेनिकली बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड होने लगा। उससे तो बहुत डैमेज हुआ है फिल्म इंडस्ट्री को। तो होए ना, अच्छी बात है। चोरी से कमाए पैसे बचते थोड़ी हैं, ये भी जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, तो अच्छा है। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो डंडा पड़ रहा है, तो अब सब लोग सोचने को मजबूर हैं कि व्हाट इज द राइट वे आउट। दे आर लुकिंग एल्सवेयर। आज क्यों सलमान खान डर रहे हैं इतने? ये लोग स्क्रूटिनी में आ गए हैं। पिछले 10-15 सालों में कमाया किसने इस इंडस्ट्री से? इन्हीं लोगों ने। एक चीज ये भी आपके पिछले पॉडकास्ट पे आई, जैसे आपने खान्स के खिलाफ बात की, आरएसएस की बात की, बीजेपी के सपोर्ट में बात की, तो लोगों ने कहा ही इज अ भक्त। हाँ तो बोले ना, ज्वाइन करना तो चाहते हैं। भक्ति में क्या बुरा है? मैं राम भक्त हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ, हाँ, मैं महादेव का भक्त हूँ। क्या बुरा क्या है उसमें? गलत क्या है? आप भी तो मोहम्मद भक्त हैं, बोल रहे हो ना, आई लव मोहम्मद, तो उसमें बुरा क्या है? बोलने दो। फिर ये बोलते हैं अंधभक्त। हाँ ठीक है, ओके, वो भी हैं, चलो आगे बढ़ो। इनको चाहिए कि हम इनकी भक्ति करें। क्यों करें भाई? क्या उखाड़ा तूने? नहीं, तो इनसे सहन नहीं होता कि मैं इनसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं इनसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, और मैं इनसे ज़्यादा ऊपर जाने की काबिलियत रखता हूँ, इसलिए कुछ करने ही नहीं देते, गिरा देते हैं बार बार। और हर वो आदमी, अभिजीत भट्टाचार्य हो, सोनू निगम हो, अरिजीत सिंह हो, कितने सिंगर्स, कितने एक्टर्स, हाँ, सबको काट के ये गिरा देते हैं। तभी तो 35 साल से राज कर रहे हैं तीनों खान। आपने देखा है ये इंडस्ट्री की बस 3 ही हीरो टॉप ऑफ द फूड चेन पे बैठे हुए हैं, और इनकी सैलरी पहुंच गई 150-150 करोड़। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा FTI से ट्रेन होके एक्टर आते हैं, 6-6 साल तक काम नहीं मिल रहा है उनको। ये लोग थर्ड क्लास एक्टर्स हैं, दे डोंट डिजर्व अ सिंगल रुपी। इनसे पैसे लिए जाने चाहिए इनको एक्टिंग करनी हो तो। सलमान खान से जब एक टाइम पर पूछा गया था कि इतने साल आप नंबर 1 पे रहे हैं, अब दूसरों को भी आगे आने दो, तो सलमान खान ने कहा कि क्यों आने दो, इसके लिए हमने इतने साल मेहनत की है, तो हम यार तो ये नहीं सब छोड़ेंगे। इन लोगों ने मीडिया को मैनिपुलेट कर करके ना, ट्रेड फिगर्स, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर एक पहले टाइम्स ऑफ इंडिया रद्दी न्यूज़पेपर वो छापता था एक पावर लिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 50 पावरफुल, तो उसमें एंट्री पाने की बड़ी होड़ लगी थी एक्टर्स में कि पावर लिस्ट में टॉप 10 में कौन है, और अमिताभ बच्चन ऊपर रहेंगी। ये सब बकवास है। आपको चुपचाप अपना काम करना चाहिए। जनता डिसाइड करती है कि जिसका काम अच्छा लगता है उसको प्यार मिलता है। भाई मैंने तो दबंग के बाद एक बेशरम बनाई 2, पर आज भी कहीं भी जाता हूँ मुझे दबंग का प्यार मिलता है। बेशरम कम लोगों ने देखी है, वो एक प्रोपेगेंडा के तहत वो फिल्म चलने नहीं दी गई, गिरा दी गई। पर अगर मैं बोलूं तो लोग बोलेंगे पिक्चर नहीं चली, रो रहा है। हर सूरत में गलती मेरी होगी। मैं SMS करके रिजाइन करूं, बोले फोन क्यों नहीं किया, फोन करके बोलूं, वो कहते ये कोई तरीका है, रिटर्न रेजिग्नेशन देना चाहिए था। वो कभी मुद्दे पे नहीं आएंगे कि मैंने क्यों रिजाइन किया, वो नहीं बताएंगे, बोलेंगे गलत तरीके से किया। अब वो जाके बिग बॉस पे बोलते हैं कि इसकी मेरी नीयत बता रहे हैं कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। तो दोस्तों काम किया करो, वो अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है। अरे भाई तूने कब पूछा मुझसे कि मैं क्यों कर रहा हूँ? हाँ, तू ही डिसाइड करेगा सब कुछ कि कौन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ, और जो सवाल मैं उठा रहा हूँ तेरे पे, वो क्यों नहीं एड्रेस कर रहा? तुझे कब बोला, किसने बोल दिया कि मैं तुझे लाइक करता था? कभी लाइक नहीं किया। तू थर्ड क्लास आदमी है सलमान खान, तेरे में लाइकेबल कुछ है ही नहीं। वो तो मैं फंस गया था तेरे चक्कर में, तेरी मीठी मीठी बातों में, मुंह में राम बगल में छुरी। तो किसी तरह मैंने फिल्म कंप्लीट की, कभी पसंद नहीं किया तेरे को। तू घटिया इंसान है, निरा घटिया इंसान है, नपुंसक है। तू क्या किसी की जिंदगी बताएगा? एक बच्चा तो पैदा कर नहीं सकता। हाँ, ये जिंदगी बनाते हैं चले हैं, ये हालत है इनकी। अभिनव जी, आपके पॉडकास्ट पर मीडिया में भी एक मुद्दा उठा, और जो कोई भी इन्फ्लुएंसर्स थे या सेलिब्रिटीज थे उनसे भी पूछा गया इसके बारे में। राखी सावंत रिसेंटली आई थी और उनसे भी जब पूछा गया
कि आप क्या कहना चाहेंगे। अभिनव कश्यप ने सलमान को लेकर ऐसी बातें कही तो उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया था। जी, मैंने राखी का सुना। वो स्त्री है, वो कुछ भी कह सकती है, और राखी ने कुछ गलत नहीं कहा है। उसने मुझे टकलू बोला है और उसने बोला है कि मेरा 50 किलो का पेट है। तो टकलू तो मैं टकलू हूँ। मैं मतलब टकले को टकला बोलना गुनाह कब से हो गया। अगर वो मुझे भालू बोलती तो मैं बुरा मानता। और दूसरा, उसने बोला आपका 50 किलो का तोड़ निकला हुआ है। यार राखी, आपने गलत अंडर एस्टिमेट किया मुझे। मेरा तोड़ 75 किलो का है, आपने कम बताया। इतना कम मत आकिए मुझे। बाकी मुझे राखी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, राखी जो कर रही है अटेंशन के लिए कर रही है और उसको मिल भी रहा है अटेंशन। तो अगर मुझे टकलू और मोटू बोल के उसको बिग बॉस में जाने को मिलता है तो यू हैव माई बेस्ट विशेस राखी, डू वेल, मेक सम मनी। मीका सिंह ने भी हमारे जो रील्स थे उन पर कमेंट करते हुए कहा कि अब अपनी बकवास बंद करो, दबंग से आपको बहुत बड़ा चांस मिला था, आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। वो मीका की बकवास है। मैंने दबंग के बाद जो किया उसमें मीका ने भी 2 गाने गाए हैं। दबंग के बाद मैंने बेशरम बनाई थी, जो मैंने प्रोड्यूस भी की थी, डायरेक्ट भी की थी, लिखी भी थी। उसमें मीका से 2 गाने भी गवाए थे। तो मीका को उसके बाद मैंने काम नहीं दिया और अब तो पूरी इंडस्ट्री काम नहीं दे रही। तो मीका इस तरह की फालतू बातें करता रहता है, पर वो अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा सिंगर है। उसको भी काम की ज़रूरत है तो उसको सबसे बना के रखनी है। और 100% ये सलमान के लोगों ने उस पर प्रेशर डाला होगा कि तू कुछ बोल, क्योंकि ये सलमान खान के शादी वादी सारे बड़े कार्यक्रमों में मीका को बुलाते हैं परफॉर्म करने के लिए। यही सब तो आमदनी है। और मीका ने भी किसी इंटरव्यू में बोला था उसने 99 घर बना लिए हैं, 100वें के लिए वो पैसे जोड़ रहा है। तो भाजी वेल डन, जल्दी जोड़ो पैसे, घर बनाओ 100वां, उसके बाद 200 रुपये की तरफ आगे बढ़ो। मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं। ये भाषा थोड़ी ठीक रखा करो। ये फुद्दू उद्दू पता नहीं क्या लिखा आपने, मत लिखो ऐसा। हिंदुस्तानी भाव, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने भी कहा कि मतलब क्लियरली कहा कि सलीम खान साहब के बारे में मत बोलो, अगली बार ठीक नहीं होगा। उनको नमक खलाली दिखानी है ना, नमक का कर्ज उतारना है। तो उन्होंने उसी वीडियो में सीधा सीधा बोला कि सलीम खान ने उनकी मदद, उनके कहने पे कुछ 2 पेशेंट्स की मदद की। तो उसका माइलेज हिंदुस्तानी भाव ने लिया होगा। और उस हिंदुस्तानी भाव है कौन, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे तो लगता है इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर को व्यूअरशिप चाहिए होती है। इस समय लोग मेरी बातें डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। और हिंदुस्तानी भाव के मैंने बीच बीच में जो थोड़े बहुत वीडियोस देखे हैं वो ज़्यादातर सही मुद्दों पे ही खड़े होते हैं लोगों के। इसमें वो फंस गए हैं क्योंकि एक तरफ सलीम खान है और एक तरफ मैं सच बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा ये गलत बोल रहे हो आप सलीम खान के बारे में। सलमान का नाम नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया। तो वो बहुत चतुराई से वो बच गए हैं। और फिर लास्ट में ये बोला अगर आप नहीं सुधरे तो मैं बताता हूँ। यही बता, अब क्या बताते हैं मुझे नहीं मालूम, क्या बताएंगे। पर हिंदुस्तानी भाव की भी मैं इज्जत करता हूँ। वो उनका स्टाइल है ये ना, छपरी वाला हुल देने का स्टाइल है। बट ज़्यादातर मैंने जो भी वीडियोस देखे हैं हिंदुस्तानी भाव के, सही बात पे सही लोगों के साथ वो खड़े रहे। तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स। सबको हक है भाई, ये आज़ाद देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। तो जैसे मैं सलीम खान और उनके परिवार और बाकी खान्स पे टिप्पणी कर रहा हूँ फ्रीडम के साथ, आपको भी छूट है और सबको छूट है कि वो भी टिप्पणी करे मेरे बारे में। मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है गालियों से, हाँ, और बहुत सारे समर्थन से भी भरा पड़ा है। वो जितने डायरेक्ट मैसेजेस हैं और कई तो सीधे मेरे फेसबुक वॉल पे आ जाते हैं, फ़ोन पे आ रहे हैं। तो इट्स ओके, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम जस्ट टेलिंग माई स्टोरी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि खुशबू जी आप इतने सालों के बाद कोई पूछ रहा है मुझसे मेरी कहानी और इतने ध्यान से सुन भी रही हैं। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे पहले 2 पॉडकास्ट आपने ना पूरे दिखाए और कुछ काटा छाटा नहीं, मैनिपुलेट नहीं किया। तो होपफुली ये भी वैसे ही जाएगा और इसका सही जगह इम्पैक्ट आ रहा है, लोग सुन रहे हैं। मैंने भी कुछ रिएक्शंस देखे, बहुत लोग मेरे समर्थन में भी बोले। तो उससे मुझे ताकत मिल रही है कि मैं और बोलूं। और शायद भारत सरकार भी मेरी बात सुन रही है, क्योंकि मुझे ऐसे भी संकेत आए हैं कुछ लोगों से कि भारत सरकार मेरी बातों को सीरियसली लेके कुछ एक्शन ले रही है। तो जो मच नीडेड चेंजेस मैं देखना चाहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, और वो शायद होंगे। और भसड़ तो होती है, हर भसड़ से ना कुछ अच्छा निकलता है। भसड़ होने दीजिए। मैं तो वेलकम करूँगा अगर सलमान, अरबाज, सोहेल खुद आए सामने, सलीम खान कुछ बोले,
वैसे तो सलीम खान को प्रवचन देने का बहुत शौक है। हाँ, वो घड़ी घड़ी मौके ढूंढते हैं अरबाज खान को कि लोगों को डायरेक्शन के ऊपर ज्ञान दे सकें। ये सारे ज्ञानचंद हैं, अभी क्यों मुंह छुपा के चुप बैठे हुए हैं? और जब मैं इनकी धुलाई कर रहा हूं सामने से, ये कुछ नहीं बोल रहे, इनके चमचों को बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं तो इसलिए धुलाई कर रहा हूं सामने से नाम ले लेके कि ये लोग आए और अपनी कहानी कहें, मेरे बारे में जो बुरा बोलना है बोले, जनता डिसाइड करे कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। हाँ, ये पब्लिक से गाली दिलवा के मुझे पता नहीं क्या मुंह बंद करा लेंगे। एक एक्टर एजाज खान है, उसने भी एक वीडियो पोस्ट किया। वो एक्टर चर्सी है, मैं उसको जानता हूँ, 2-3 बार मिला हूँ, काम मांगता रहता है। काम नहीं मिलता तो शायद वो ड्रग्स बेचता है, और 3 बार तो वो ड्रग्स में जेल जा चुका है शायद। और वो अनाप शनाप गाली सबको देता है और बड़ा फख्र करता है वो मुसलमान होने पे। और कोई भी परसीव्ड एंटी मुस्लिम एक्शन होता है, जैसे जब गौ हत्या पे बैन लगा था तब ये बहुत बकवास की थी इसने कि मेरी बेल्ट भी गाय के चमड़े की है, ये चमड़े की है। तो ऐसे लोगों पर ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, गले पड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपकू लोग हैं। हाँ, और ये भिखारी हैं, इनको सलमान खान भी काम नहीं देता। हाँ, इनका क्लेम टू फेम यही था कि ये बिग बॉस में गए थे, तो अब इनको मजबूरी में ड्रग्स, बल्कि एनसीबी को नोट लेना चाहिए कि इस तरह के लोग ना, तो वो देखा मैंने इसका, ये नमक कूल नमक हराम कुछ कुछ तो बोल रहा था जी। कुछ नहीं, ये इसकी और तगड़ी तलाशी होनी चाहिए, ड्रग डीलर है ये। कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी आए जिन्होंने कहा कि सलमान खान इकलौता ऐसा एक्टर है जो ट्रोल नहीं टारगेट होता है। ये कौन है इन्फ्लुएंसर? देखो, मैं जिनको जानता हूँ उनके बारे में कमेंट कर सकता हूँ, बाकी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कुछ सलमान के फेवर में होंगे, कुछ मेरे होंगे। उनके फेवर में हमेशा ज़्यादा होंगे क्योंकि वो लोग पैसे भी दे पाएंगे ना, वो रईस हैं, उनका तो सारा घमंड ही पैसे पे टिका है। उनके मेरे में फ़र्क ये है कि उनके पास पैसे बहुत हैं, बाकी सब कुछ मेरे पास ज़्यादा है, और यही तो तकलीफ़ है उनको, उनके पैसे काम नहीं आ रहे, मैं बिक नहीं रहा, मुझे खरीद नहीं पा रहे, वो मेरी चुप्पी नहीं खरीद पा रहे, हाँ, मेरी वफादारी नहीं खरीद पा रहे कि मैं झुकूँ, इनका गुलाम हो जाऊँ। तो भाई गुलामी कब की ख़त्म हो चुकी है, देश आज़ाद है। हाँ, रास्ते पे आओ गुंडागर्दी, वरना हम ले आएंगे रास्ते पे तुमको बहुत जल्दी। अभिनव जी, लास्ट पॉडकास्ट में आपने कहा था कि सलमान अगर आके माफ़ी मांगे पब्लिकली तो मैं ये चीज़ ख़त्म करूँगा। मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था पहले सलमान घुटनों पे आए, माफ़ी मांगे, अपनी गलतियां एडमिट करे, उसके बाद मैं सोचूंगा कि इसको माफ़ करना है कि नहीं। अभी तो इसने कुछ किया नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल आप सिचुएशन बता रही हैं जी। एक हाइपोथेटिकल ये भी तो सिचुएशन है, सलमान मुझे गोली मरवा दे तो क्या करेंगी? क्योंकि मैं तो मानता हूँ अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचता है तो कैसे न कैसे उसमें ये सब जिनके नाम लिया मैंने, इनका कनेक्शन ज़रूर है। आपने सीधा पूछा था आपको क्या चाहिए, मैंने कहा पहले तो माफ़ी चाहिए, पहले तो ये माने अपना जुर्म। हाँ, उसके बाद मेरे बहुत कंडीशंस होंगे। एक तो होगा कि दबंग रिस्टोर की जाए। मैंने वो ये पूछा इसीलिए कि इस बार एक नई चीज आ गई, आप दबंग की स्क्रिप्ट लेके आए, यू आर सेइंग कि दबंग में ये तो सबूत आपको दिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे ये बकवास कर रहा है दबंग, इसको दबंग दी थी। दबंग मुझे सलमान ने नहीं दी, मैंने उसके झूठे रूप को देखकर मैं उसके फंस गया था, मैंने उसके भाई को दे दी। हाँ, इन्होंने मेरे साथ छल किया, इन्होंने राम 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 बोला, तो मैंने इनको जब दबंग दे दी, फिर इन्होंने पीठ में छुरी मारी। इसको बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, इन्होंने मुझे साथ धोखा किया, ठगी की, मुझे जो वादे किए कि मेरी फिल्म प्रोड्यूस करेंगे और मुझसे कमिटमेंट ले लिया और अपना कमिटमेंट नहीं निभाया, तो मैं ठगा गया हूँ इनसे। और दबंग मेरी फिल्म है, मेरा हक है, और वो मेरा हक मेरे पे रिस्टोर करना पड़ेगा इनको। ये प्रेम से नहीं करेंगे तो मेरे पास और भी हथियार हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये सबसे प्राइम हथियार है। मैं इनको एक्सपोज कर करके दुनिया में मुंह छुपाने के लिए एक इंच जगह नहीं छोड़ूंगा, ये कहीं मुंह नहीं छुपा पाएंगे। अब आप जो ये कर रहे हैं ये भी तो गुंडागर्दी ही है, जैसी आप ये बात कर रहे हैं। आप इसको जो बोलना है बोल लीजिए, मेरी गुंडागर्दी सीमित है। गुंडागर्दी होता क्या है?
बुली करना, तो मैं बुली नहीं कर रहा, अपने बुलीज से फाइट बैक कर रहा हूं. दे बुलीड मी, आई एम फाइटिंग बैक देम बैक. मैंने राखी सावंत के खिलाफ कुछ बोला क्या? मैंने तो उसको बधाई दी भाई. हाँ, मैंने हिंदुस्तानी भाऊ और जो भी 3-4 नाम आपने लिए, इनके खिलाफ कुछ बोला क्या? नहीं, करने दो. मेरी लड़ाई जिनसे है ये लोग हैं. और अगर आप कह रही हैं कि मैं इनके लिए मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ, मैं गुंडा हूँ जी. वही जो तूने दबंग 3 में बनाया था, वर्दी वाला गुंडा. मैं बिना वर्दी का गुंडा हूँ. लो, अब बोलो. सपोज सलमान दबंग 4 बनाए, आपको ऑफर कर दे, क्या ये लड़ाई वहां खत्म होगी? मुझे, मेरी चीज मुझे ही ऑफर करेंगे? ये होते कौन है मेरी चीज मुझे ऑफर करने के? अभी तो मैं इनसे दबंग 1, 2, 3 सब छीनने की बात कर रहा हूं. और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक भारत का कानून नहीं चेंज हो जाता. आप कह रही हैं मेरी चीज मुझ पे वापस करके एहसान करेंगे? क्योंकि दबंग का जब और जिक्र मैं होता क्यों लाइफ बनाऊं इसकी? मुझे लाइफ बनाने का कोई शौक नहीं है. इस आदमी ने अपनी लाइफ खुद ही बिगाड़ ली है, और इतनी बिगाड़ ली है कि अब बनने लायक नहीं रही है. ये जो बना रहा है अनाउंस करके बैटल ऑफ गलवान, यही बना ले. मुझे तो नहीं लगता है फिल्म बनेगी. कर्नल संतोष बाबू हमारे देश को के एक वीर सेनानी हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए, इस देश के लिए लड़ते. ये मनोरंजन का विषय नहीं है जिसमें इन्होंने हीरोइन ले ली है और रोमांस दिखाएंगे. कोई ढंग की कहानी बनाते. कर्नल संतोष बाबू के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए. ये वहां पे भी अपनी टाइगरगिरी दिखाएंगे. ऐसे थोड़ी होते हैं आर्मी ऑफिसर. और सही बोला है वो, अब तो योगी जी ने बोल दिया है, कुछ भी इधर उधर हुआ इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी. तो मुझे नहीं लगता ये फिल्म आगे बनेगी. इट्स नॉट. और देखिए, कोई भी बायोपिक ना ओपन टू पब्लिक होती है कहानी, पर ये देश के इमोशंस से जुड़ी कहानी है. गलवान घाटी में जो हुआ, और कर्नल वीर संतोष बाबू ने जिस वीरता का परिचय दिया है, सलमान खान के 10 पीढ़ियां उस वीरता को ना दिखा पाए, क्या कहते हैं, अपने एक जन्म में. तो इस जैसे मतलब, और अगर फिल्म कभी बननी है तो ऑथेंटिक बननी चाहिए, किसी अच्छे ऑथेंटिक एक्टर के साथ. इस जैसा निकम्मा जो अपने काम पे एहसान करता है, ये तो 3rd क्लास फिल्म होगी. और बहुत हिम्मत है तो बना ले, आने दो थिएटर में, देख लेना. घर में घुस के पब्लिक ने नहीं मारा ना इसको, तो मेरा नाम बदल देना. सलमान नहीं तो कौन एक्टर इसको अच्छे से कर सकता है? अब पता नहीं, इनसे अच्छे तो सनी देओल ही कर लेते हैं. हाँ, सनी देओल की तो लोग इज्जत करते हैं, और थोड़े लगते भी रफ एंड टफ है. सलमान तो बौना है वैसे भी. कर्नल संतोष बाबू अच्छे थे, घाटी से बड़े अच्छे थे. ये सब भद्दा मजाक नहीं होना चाहिए. ये और लेकिन इंडस्ट्री में ये चीज कई बार होती है कि जब आर्मी ऑफिसर्स के रोल होते हैं वहां पे ये देखा नहीं जाता है हाइट पर्सनालिटी, बस सुपरस्टार. देखिए, उरी बनी जी, उरी का कैरेक्टर फिक्शनल है जी. कोई रियल कैरेक्टर नहीं था. वैसे ही धारा 370 बनी, वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन जहां तक है उसमें भी कैरेक्टर्स फिक्शनल है. सही कहानी के बैकड्रॉप में एक फिक्शनल कैरेक्टर्स रखे हैं. हाँ, और भाई उरी वाले जो हमले में और सर्जिकल स्ट्राइक में ना हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं थी जी. तो उसमें आप थोड़ा बहुत मजाक कर भी सकते थे. यस. क्योंकि हम जीते थे सिरे से. बैटल ऑफ गलवान घाटी में हमने अपने 20 सोल्जर्स खोए. हाँ, उनका परिवार जुड़ा है, उनके इमोशंस जुड़े हैं. उनको आप कैसे दिखाएंगे? जी. और आप सही नाम ले रहे हैं और अनाउंस कर रहे हैं कि आप कर्नल संतोष बाबू का रोल करेंगे. इसके जैसा अपराधी एक भारत के वीर सेनानी, अवॉर्डेड वीर सेनानी को रिप्रेजेंट करेगा. ये कुछ नहीं, ये छवि सुधारने की ना एक और कोशिश है, नाकाम कोशिश रहेगी. और झूठ खबरें फैला रहे हैं, 45 दिन का क्लाइमैक्स करके आ गए, कुछ नहीं हुआ है. छोटी मोटी ये किसी इन्वेस्टर को बकरा बनाएंगे, उससे पैसे लेके फिर बोल देंगे बाद में गवर्नमेंट ने बैन कर दी फिल्म, उसके पैसे खा जाएंगे. तो भैया इन्वेस्टर्स, अगर कोई देख रहा है मेरा इंटरव्यू, इस फिल्म में हाथ नहीं लगाना कोई. ये डेंजरस एरिया में है. बुलडोज़र बाबा बोल चुके हैं
कि कुछ गड़बड़ हुआ तो ध्वस्त हो जाएगा ये। तो देख लो, रिस्की है। सलमान की 2 फिल्में भी अभी बंद होने की खबरें आई थी। एक वो करण जौहर के साथ द बुल कर रहे थे और उससे पहले एटली के साथ वो एक फिल्म करने वाले थे, लेकिन वो भी उसकी भी कोई अब इनका अपडेट सब नहीं है। बंद होगा। आप धीरे धीरे ना इनके जेल का दरवाजा भी बंद हो जाएगा, जेल में जाएंगे, फिर इनकी सांसें भी बंद होगी, सब बंद होगा। फिल्म तो बहुत छोटी सी बात है। इनका सब धंधा, गोरख धंधा बंद होगा। इतनी नफरत जब आप नफरत दिखाते नहीं हैं है, कैमरा नहीं के खुशबू जी, सामने। आई डिसएग्री जी। विथ यू। ये नफरत नहीं है। मैं सच बोलूं तो आपको नफरत लगता है। मैं बहुत लोगों को प्यार करता हूं। जैसे आप उनके बारे में जी। पूछिए, हाँ, तो मैं बड़े प्यार से बात करूंगा। अभिनव जी, आज और आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स शेयर किए जो आपके साथ इस कहानी के दौरान हुए। वी होप कि दबंग पर आपका जो हक है वो आपको मिले और दबंग अभिनव कश्यप की कहानी है ऐसा आगे फ्यूचर में जाना जाए, जो कि फैक्ट है भी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मोटा मोटी यही संदेश है कि फिल्म जगत से जुड़े तमाम लोगों को सोचना होगा कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आप ये स्टार सिस्टम, मैं इतने लोगों के नाम लेके इनके खिलाफ बोल रहा हूँ ताकि ये स्टार सिस्टम ख़त्म हो। और एक बार स्टार सिस्टम ख़त्म होगा तभी सब मेरिट पे लोगों को काम मिलेगा, तभी सबको सही उनका मूल्य मिलेगा, वैल्यू मिलेगी उनको ना, क्रेडिट अपने काम का मिलेगा। वरना ये स्टार्स सारे खा जाते हैं और ये डिज़र्विंग नहीं है फ्रैंकली। वी नीड न्यू एक्टर्स, वी नीड न्यू स्टार्स, यंगर पीपल। तो यही सब है। और आई एम हैप्पी कि अब मेरे पॉडकास्ट के बाद ना इतनी प्रतिक्रिया हो रही है, लोग डिबेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। मुझे भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं। तो ये डिबेट हो रही है तो अच्छे के लिए हो रही है शायद, और कुछ अच्छा इससे निकल के आएगा, इससे ऐसी मेरी उम्मीद है। तो यही है मेरा संदेश सबको। और सलमान खान के लिए आप अनुमति दे तो मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। प्लीज। तो ये सलमान खान के लिए संदेश है। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तो यहाँ पे ये इनके लिए। थैंक यू अभिनव जी।